जूम लाइब्रेरी है आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर, और हम लोग इसमें अभी प्रीलिम्स 2020 को लेकर भी कुछ इनिशिएटिव स्टार्ट करेंगे। एंड प्राणायाम मेडिटेशन के सेशंस भी हम लोग कंडक्ट करते रहते हैं, अभी दोबारा से स्टार्ट करेंगे। सो इफ़ यू वांट टू जॉइन एनी ऑफ देम यू कैन कॉन्टैक्ट एडमिन। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके नीचे लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में, एंड यू कैन कॉन्टैक्ट एडमिन। सारी डिटेल्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। पॉलिटी एंड गवर्नेंस के सेक्शन में हमारे पास टोटल 6 टॉपिक्स हैं। 7th न्यूज़ इन शॉर्ट है। न्यूज़ इन शॉर्ट पहले सारा ओवरऑल एक साथ आया करता है टॉपिक्स के एंड में, बट अभी बीते 2-3 महीनों से इन्होंने न्यूज़ इन शॉर्ट को हर टॉपिक के एंड में मेंशन करना स्टार्ट कर दिया है। तो जैसे भी है ठीक है। हमारा पहला टॉपिक है इंटर स्टेट बॉर्डर्स का डिस्प्यूट क्या चल रहा है इंडिया में। 7th शेड्यूल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। सिविल सोसाइटी का आने वाले इमर्जिंग इंडिया में रोल कैसे चेंज हो रहा है। पंचायत्स का जो पीसा एक्ट है, PESA पीसा एक्ट। फिर पंचायत्स का सर्विस डिलीवरी में क्या रोल है। डिजिटल सॉवरेनिटी, और उसके बाद न्यूज़ इन शॉर्ट। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इंटर स्टेट बॉर्डर्स पे डिस्प्यूट चल रहा है। ये न्यूज़ में इसलिए आया था क्योंकि हम लोगों ने देखा था असम और मेघालय की गवर्नमेंट ने एक जो डिस्प्यूट था उस पर एक सेटलमेंट किया है, और ये तकरीबन 6 एरिया में चल रहा था। 6 एरियाज थे ऐसे असम और मेघालय के जहाँ पर ये डिस्प्यूट हो रहा था। अगर हम मेघालय की बात करें तो मेघालय को एक फुल फ्लेज स्टेट 1972 में बनाया गया था, और मेघालय को असम में से कार्व आउट किया गया था। ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं, जैसे अभी जो मोस्ट रिसेंट इंडिया में जो था वो तेलंगाना था। तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से कार्व आउट किया गया था। उसके बाद उत्तराखंड को एक ज़माने में यूपी से कार्व आउट किया गया था, एंड छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से, झारखंड को बिहार से। ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनको डिवाइड कर दिया जाता है, उनके 2 स्टेट्स बना दिए जाते हैं। तो ऐसे ही मेघालय का केस भी था। तो जितना भी एरिया है उसमें जनरली ऐसे 12 पॉइंट्स हैं डिस्प्यूट के दोनों ही स्टेट्स में, जिनके नाम हैं लैंगपी, बोको एट्सेट्रा। ये कमरूप मेट्रोपॉलिटन और जो हैलाकांडी डिस्ट्रिक्ट है उस एरिया के। अगर आपको नाम याद रखने हो तो कर लीजिए, क्योंकि यूपीएससी ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को प्रीलिम्स में पूछ सकता है, जिस इन केस ये वाला नाम से पूछ लेगा। तो ये जो डिस्प्यूट थे ये क्यों हुए थे, क्योंकि असम का एक रीऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट था 1969 का, जिसके बाद एक्चुअल में मेघालय को कार्व आउट किया गया था, उसके कारण ही मेघालय की गवर्नमेंट ने उसमें कुछ सेटलमेंट नहीं हो पाया था, उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। तो अभी जो रिसेंट डिसीजन लिया गया है वो ये है कि कुछ स्पेशल रीजनल कमेटीज़ बनाएंगी ताकि इस इशू को अब सॉल्व किया जाए। ये बहुत समय से चल रहा है। हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारे स्टेट्स में आपस में बॉर्डर इश्यूज़ चल रहे हैं। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में भी है, ये नीचे देखेंगे हम लोग अभी। उसके बाद हिमाचल प्रदेश एंड लद्दाख में है। असम का नागालैंड के साथ भी है, मेघालय के साथ भी है, मिज़ोरम के साथ भी है, और अरुणाचल। तो असम इज़ वन स्टेट जिसके मोस्टली डिस्प्यूट्स हैं दूसरे बॉडीज़ के साथ। कर्नाटका एंड महाराष्ट्र में भी है। तो हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स किए गए थे, हम लोगों को पता होगा कि हमारा एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 1956 में, और 1953 में उसके लिए कमीशन बैठाया गया था। तो पहला जो डिवीज़न हुआ था उसमें 14 स्टेट्स का था और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाए गए थे। आज की डेट में अगर हम देखें तो फर्दर हम लोगों ने इनके सेग्रीगेशन करते रहे, और आज की डेट में हमारे पास टोटल 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ये याद रखना, ये कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, उनको लगता है 29 स्टेट्स हैं और 6 यूनियन टेरिटरीज चल रही हैं, 7 चल रही हैं, 9 चल रही हैं। ये चेंज होता रहता है। तो जैसे दमन एंड दीव, दादरा और नागर हवेली जो था वो अलग अलग था, उनको दोनों को मर्ज कर दिया गया। तो उसका आपको एक्ट पता होना चाहिए कौन से साल में किया गया है, 2021 में किया है, 2020 में किया, 19 में। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। तो स्टार्टिंग में क्या था, जब 1947 में हमारी कंट्री को जब इंडिपेंडेंस मिली थी, उस समय हमारे पास अराउंड 550 के आसपास प्रिंसली स्टेट्स थे और कुछ ब्रिटिश टेरिटरीज थी। इन सबको यूनिफाई करने का काम किया था सरदार पटेल ने, जो उस समय हमारे पहले इंडिपेंडेंट इंडिया के होम मिनिस्टर भी थे। तो फिलहाल जो ये डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, रीऑर्गेनाइजेशन वगैरह जो किया गया स्टेट असम का, तो असम का नागालैंड के साथ जो डिस्प्यूट चल रहा है वो नागा हिल्स पर है। असम का मिज़ोरम के साथ जो डिस्प्यूट चल रहा है वो वहाँ के असम की बैराक वैली है, और जो लिशाई हिल्स है उस पर है। ये सब क्यों है, क्योंकि ब्रिटिश एरा के टाइम में जो भी नोटिफिकेशंस दिए थे ना, ब्रिटिश के टाइम पर उन्होंने जो बाउंड्रीज बनाई थी उस चीज़ को लेकर है। तो कोई कहता है कि उसको मानेंगे, कोई कहता नहीं मानेंगे। सेम चीज़ अरुणाचल प्रदेश के साथ भी असम का एक डिस्प्यूट चल रहा है, जो उनके फॉरेस्ट्री ट्रैक्ट्स हैं उनको लेकर के। हमें ये देखना है कि करंटली हमारे पास एक्टिव कौन से डिस्प्यूट्स हैं और डॉर्मेंट। एक्टिव मतलब जो अभी भी चल रहे हैं, जिन पर आए दिन कुछ ना कुछ बात होती रहती, कोई ना कोई मुद्दा छिड़ता रहता है। डॉर्मेंट का मतलब ये है कि ये अभी नहीं है। मतलब जैसे कि आप हरियाणा पंजाब की बात करो तो हरियाणा पंजाब की कॉमन कैपिटल है चंडीगढ़। चंडीगढ़ को लेकर के इशू रहता है,
क्योंकि हरियाणा और पंजाब पहले एक स्टेट हुआ करते थे, फिर जो लोग हरियाणवी बोलते थे उनको अलग कर दिया गया था। तो आप देखेंगे हरियाणा में पंजाबी बहुत लोग मिलेंगे हमको। एक्चुअली पंजाब जब 1947 से पहले बहुत बड़ा स्टेट था, एक बहुत बड़ा रीजन था। तो आधा हिस्सा पंजाब का पाकिस्तान की तरफ चला गया, आधा हिस्सा पंजाब का इंडिया की तरफ आ गया। और पंजाब में जो लोग रहते थे, जो पाकिस्तान वाले साइड पंजाब में थे, उसमें से जब लोग माइग्रेट करके इंडिया में आए थे वो बहुत सारे रीजन्स में चले गए थे। वो ऊपर कश्मीर साइड भी गए, वो हिमाचल साइड भी गए, यूपी भी गए, राजस्थान भी गए एंड बाकी रीजन्स में भी गए थे। तो इसलिए हमको नॉर्थ रीजन में पंजाबीज बहुत लोग मिल जाएंगे, क्योंकि पंजाब अपने आप में उस ज़माने में बहुत बड़ा एक रीजन हुआ करता था। तो डॉर्मेंट है ये, अभी इनके ऊपर कुछ खास एक्टिविटी नहीं हो रही है। तो हरियाणा और हिमाचल के अंदर एक रीजन है पंचकुला के पास में परवाणु, महाराष्ट्र और कर्नाटका में बेलगांव डिस्ट्रिक्ट को लेकर ये सब एक्टिव है, इन पर आए दिन कुछ ना कुछ बात होती रहती है। हिमाचल प्रदेश का लद्दाख के साथ है सरचू पर, ये लेह मनाली के हाईवे पर है, जो लोग भी इस हाईवे के थ्रू जाते होंगे उनको पता होगा। ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल में बे ऑफ बंगाल में एक कनिका सैंड्स आइलैंड है, ये आइलैंड की बात की जा रही है। हरियाणा पंजाब का चंडीगढ़ हो गया। कर्नाटक एंड केरला में कासरगोड है, ये केरला का ही पार्ट है। और गुजरात एंड राजस्थान के बीच में मानगढ़ हिल्स है। इन रीजन्स के ऊपर बॉर्डर्स में आपस में डिस्प्यूट है। तो क्या कारण होते हैं जिसके कारण ये सब डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं? पहली बात तो अंग्रेज़ों के ज़माने की जो पॉलिसी थी ना, वो करते क्या थे, वो बाउंड्रीज क्रिएट करते थे फिर उनको रिक्रिएट करते थे। क्यों? अपने खुद के एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए, ताकि उनको कोई आसानी रहे, उनको अपने कमर्शियल अपने व्यापार वगैरह करने में आसानी रहे। जिसके कारण आज की डेट में हमको बहुत सारे इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कन्वीनियंस के लिए किया था। और आज की डेट में हमारी जो गवर्नमेंट है वो करती है सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए, उनके कन्वीनियंस के लिए। तो इसलिए एक इशू बना रहता है ये। फिर जो भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स को लेकर के कमेटीज़ बनाई गई हैं, कमीशंस बनाए गए हैं, उन्होंने जो भी रिकमेंडेशंस दिए गए हैं, उन रिकमेंडेशंस को अच्छे से अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। जैसे कि नागालैंड के लिए एक सुदाराम कमीशन बनाया गया था, तो नागालैंड ने उनकी रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया था, जो असम के साथ जो डिस्प्यूट था। वहीं पर मेघालय ने भी वाई.वी. चंद्रचूड कमेटी की जो डिस्प्यूट की रिपोर्ट थी उसको भी रिजेक्ट कर दिया। तो ये भी एक इशू है कि जो डिस्प्यूट्स की रिपोर्ट्स और रिकमेंडेशंस होती हैं उनको रिजेक्ट कर देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म का भी फेलियर होना है। आर्टिकल 131 का जो क्लॉज सी है उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक ओरिजिनल जुरिसडिक्शन होता है। अब आप लोगों को याद होगा अक्टूबर मंथ की जो हम लोग मैगजीन पढ़ रहे थे उसमें भी सुप्रीम कोर्ट के इसी जुरिसडिक्शन पर हम लोगों ने बात की थी, और इस मंथ में फिर से रिपीट हो गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो मेजर 3 जुरिसडिक्शन होते हैं ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, एपेलेट जुरिसडिक्शन और एडवाइजर जुरिसडिक्शन। तो ओरिजिनल के अंदर ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट का अपने एक हिंदी में क्या बोलेंगे जुरिसडिक्शन को, अब चलो कह सकते हैं अपना एक कंट्रोल होता है, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट किसी भी दो ऐसे पार्टीज़ के बीच में अगर डिस्प्यूट हो रहा हो तो उसमें सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए बीच में इंटरफेयर कर सकता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट को किसी को रिकमेंड करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट अपनी चॉइस से कर सकता है। लेकिन ऐसे केस में होता क्या है ना, जो भी वो सॉल्यूशंस देता है सुप्रीम कोर्ट, तो या तो बहुत धीरे धीरे निकलता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अपने आप में करोड़ों केसेस पेंडिंग चल रहे हैं ऑल ओवर इंडिया की बात देखें तो। उसके अलावा स्टेट्स कभी कभी कोऑपरेट भी नहीं करते। जैसे हम लोगों ने देखा ये जो रिपोर्ट्स वगैरह आई थी, स्टेट्स ने इनको इम्प्लीमेंट करने से मना कर दिया। तो जैसे असम अरुणाचल प्रदेश का जो डिस्प्यूट है ये 1989 से सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इसको मोर देन 32 ईयर्स हो चुके हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में अभी तक चले जा रहा है। तो ये भी प्रॉब्लम है कि बहुत स्लो होते हैं। असम का नागालैंड के साथ जो डिस्प्यूट है इस पर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जो भी अपना कमीशन बैठाया था उस पर एक रिजर्वेशन ले लिया था। रिजर्वेशन का मतलब हो गया यहाँ पर स्टे ले लिया था, इन्होंने उसको फर्दर इम्प्लीमेंट नहीं किया, जो भी मीडिएटर्स की रिपोर्ट की उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। आर्टिकल 263 हमारे पार्ट 11 में आता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, पार्ट 11 टॉक्स अबाउट सेंटर और स्टेट के रिलेशन में। तो कोई भी जो 263 के अंदर इंटर स्टेट काउंसिल सेटअप किया जाता है, ये ध्यान रखना 262 एंड 263 में। 262 जो है ना, ये डिस्प्यूट जो होता है वाटर को लेकर इंटर स्टेट रिवर या फिर रिवर वैली में, उसके लिए होता है। 263 में इट टॉक्स अबाउट इंटर स्टेट का एक काउंसिल ना, और 263 के क्लॉज ए में कि उनको इंक्वायर और एडवाइस करना है कोई भी अगर डिस्प्यूट होता है स्टेट्स के बीच में, काउंसिल को ही। इसकी अपॉइंटमेंट कब हुई थी? सरकारी कमीशन की रिकमेंडेशंस आई थी 1990 में। अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि किस किस तरह की कौन सी कमेटीज़ बनी है स्टेट और सेंटर रिलेशन को लेकर। एक तो सरकारी कमेटी बनी है, ठीक है, एक बनी थी राजमन्नर कमेटी, ये तमिलनाडु गवर्नमेंट की तरफ से थी, 1969 में बनाई गई थी ये राजमन्नर। एक आनंदपुर साहिब कमेटी भी बनी थी 1973 में, आनंदपुर साहिब थी। और उसके बाद एक वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम भी आया था 1977 में। सरकारी कमीशन आता है 1983 में, और इनकी रिकमेंडेशन थी कि एक इंटर स्टेट काउंसिल बनाया जाए, और उसके लिए आर्टिकल 263 था। तो ये आया था, इस कमीशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस को लेकर।
अच्छा, मेंस एग्जाम में कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है सेंट्रल स्टेट रिलेशंस को, तो 4 कमेटीज़ के नाम याद रखना। और देखो जनरली सोच के देखो, कोई भी कमेटी होगी, ठीक है, यार आपको पता है कि यार मेरे को क्वेश्चंस में ना आंसर लिखने का पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो आप खुद इमेजिन करो यार, कोई भी कमेटी होगी इंटर स्टेट को लेकर के, वो क्या रिकमेंड कर सकती है। वो रिकमेंड कर सकती है कि दोनों को आपस में मिलकर एक मीडिएटर का यूज़ करें, है ना, और क्विक इम्प्लीमेंटेशन हो, सिटीजन्स को रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड किया जाए, ठीक है, और दोनों आपस में हार्मनी में एक साथ काम करें, है ना, और कोऑपरेशन में काम करें। ऐसे 1-2 पॉइंट अगर आपको कुछ नहीं याद आते तो 1-2 पॉइंट आप खुद से जनरेट करके भी लिख सकते हो कि सर्टेन इस टाइप की, क्योंकि देखो सरकारी कमीशन की रिपोर्ट आती है, बहुत बड़े डॉक्यूमेंट बन के आते हैं, उनमें ही छोटी छोटी बातें होती हैं, आपस में कोऑपरेट करो, हार्मनी रखो, लुक फॉर द लॉन्ग टर्म के सिटीजन्स के वेलफेयर के बारे में सोचना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, जिसको नीड है उसको वो चीज़ प्रोवाइड की जाए, यही सब कमीशन की रिपोर्ट्स में होते हैं। तो एक बार रीड कर लो, फिर पॉइंट अगर याद ना हो तो आप जनरेट भी कर सकते हो। तो डिसअपॉइंटमेंट होती है जोनल काउंसिल्स के साथ ही। 1956 में जो स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट सेटअप किया गया था, और उसके जैसा ही 1971 में एक नॉर्थ ईस्ट का काउंसिल भी सेटअप किया गया था। तो ये जो जोनल काउंसिल्स बनाए गए थे ना, इनकी मीटिंग्स बहुत ही फ्रीक्वेंट होती हैं, बहुत ही कम होती हैं, और जब भी इनकी मीटिंग्स होती हैं वो मेन मुद्दे से भटक कर किसी दूसरे मुद्दे पर बातें ज़्यादा करते हैं, तो इसलिए इन जोनल काउंसिल से भी काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट है। फिर यूनियन गवर्नमेंट के इंटरवेंशंस को लेकर कुछ लिमिटेशंस हैं। बेसिकली यूनियन गवर्नमेंट यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, एक एमिकेबल सेटलमेंट, एमिकेबल मतलब यहाँ पे एक फ्रेंडली सेटलमेंट के लिए एक फैसिलिटेटर का काम कर सकती है, लेकिन उनको कोऑपरेट करना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट के साथ, है ना, और सेंट्रल गवर्नमेंट को ध्यान रखना पड़ेगा म्यूचुअल अकोमोडेशन एंड कीप द अंडरस्टैंडिंग अलाइव। देखो अब ये सरकारी कमीशन ने क्या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया होगा क्या, हमें नहीं पता, हमने रिपोर्ट नहीं पढ़ी है, बट हम उन शब्दों को हमें भावना वही रखनी है कि सरकारी कमीशन चाहता है कि दोनों स्टेट्स आपस में म्यूचुअल अकोमोडेशन प्रोवाइड करें, दे मस्ट कीप द अंडरस्टैंडिंग अलाइव, इस तरीके से। पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटिज़म, वोट बैंक पॉलिटिक्स होती है। अब इसका एक एग्जांपल अगर हम यहाँ पर, हमें मान लीजिए हमको कोई एग्जांपल नहीं मिल रहा है इस पॉइंट के साथ, तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए जैसे आपका राजस्थान हो गया, राजस्थान में कांग्रेसी गवर्नमेंट है, और मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट है, राइट। तो अब राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों आपस में बाउंड्री शेयर करते हैं, और यहाँ पर एक जो चंबा रिवर वाला जो रीजन है ये इधर से इससे पास करता है। मान लीजिए दोनों स्टेट्स के बीच में आपस में कोई डिस्प्यूट होगा, तो बहुत जाहिर सी बात है ना, इस बीजेपी जो मध्य प्रदेश में है और राजस्थान में जो कांग्रेस है, दोनों ही गवर्नमेंट अपने अपने सिटीजन्स को इस इशू को सॉल्व करने के लिए वोट बैंक पॉलिटिक्स खेलेंगी। वो कहेंगे कि आप हमको वोट दीजिए, राजस्थान में कांग्रेस बोलेगी आप हमको वोट दीजिए, हम आपका ये वाला इशू सॉल्व कर देंगे, मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी बोलेगी आप हमको वोट दीजिए, हम आपका इशू सॉल्व कर देंगे। तो ये होता है, पॉलिटिशियंस जो होते हैं उसमें सिचुएशन का फ़ायदा उठाने के लिए वोट बैंक पॉलिटिक्स करते हैं। ये हर जगह पर है, ये सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में होता है ये। और बात भी देखा जाए तो सही है, आप कोई ऐसा मुद्दे को सॉल्व करने के लिए आप वोट लोगे भी, हालांकि उसका मिसयूज़ किया जाता है, वहाँ पर गलती हो जाती है। दूसरे क्या कारण होते हैं दो स्टेट्स के अंदर जो डिस्प्यूट होता है, आउटसाइडर्स का माइग्रेशन। जैसे असम के अंदर मेजर प्रॉब्लम ही यही है, आउटसाइडर्स का माइग्रेशन का बहुत बड़ा इशू है। फिर जब दूसरे लोग आते हैं तो इकोनॉमिक कंपटीशन हो जाएगा, अर्थव्यवस्था के अंदर कंपटीशन होगा, रिसोर्सेज को लेकर रहेगा। टेरेन की भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती है, कुछ जगह पर फॉरेस्ट ज़्यादा हैं, कुछ पर रिवर्स ज़्यादा हैं, कुछ पर कहीं नहीं रिवर्स कुछ कंट्रीज़ के अंदर, इसलिए इशूज़ आते हैं। तो इन चीज़ों में बाउंड्रीज़ को मार्क करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे हम कच्छ रीजन की अगर बात करते हैं तो हमारे पाकिस्तान के साथ वहाँ पर भी छोटा सा एक बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, हालांकि वो इंटर स्टेट ना होकर के इंटरनेशनल इशू है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कुछ जगह पर बाउंड्रीज़ की क्लैरिटी नहीं होती तो इशू रहता है। सेम चीज़ चाइना के साथ भी है, हमारे वहाँ पर कोई जो मैकमोहन लाइन है उसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिफाइन नहीं किया हो, तो चाइना को लेकर भी हमारे साथ इशूज़ रहते हैं। तो टेरेन की कॉम्प्लेक्सिटी एक रीज़न बन जाती है। यूपी से चाहे तो छोटे से पॉइंट से बहुत बड़ा मेंस का क्वेश्चन बना सकता है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं अगर ऐसा कुछ होता है तो देखो ये कैटेगरीज मेंस में आंसर कैटेगरीज में लिखना होता है, तो ये बहुत अच्छा कर दिया मैगजीन में, इन्होंने कैटेगरी में आंसर बना के दिया, आपको आसानी रहेगी। सोशल सामाजिक स्तर पर क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे अगर ऐसा कोई डिस्प्यूट होता है तो, जैसे असम मिजोरम के अंदर क्या हुआ था अभी रिसेंटली जब हुआ था, उसमें क्लैश हो गया था, आपस में मुठभेड़ हो गई थी, 5 पुलिस पर्सनल की जान भी चली गई थी। इसी कारण जो सोशल हार्मनी जो होती है ना, जो सामाजिक सामंजस्यता होती है, उसको बहुत नुकसान पहुँचता है। इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था के मामले में बात करें तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में रुकावट आ जाती है डिस्प्यूटेड रीजन्स के अंदर, कि डिस्प्यूटेड रीजन्स के अंदर कोई डेवलपमेंट कर नहीं सकता ना, वहाँ पर आप कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते क्योंकि वो बार बार उस पर पिटीशन लगा दी जाते हैं। अनवांटेडली कॉस्ट यानी कि उसकी जो कीमत होती है बढ़ जाती है लोगों के लिए, बिजनेस वालों के लिए, क्योंकि वहाँ पर एडिशनल सिक्योरिटी डिप्लॉय करनी पड़ जाती है डिस्प्यूटेड एरिया में। पॉलिटिकल की बात करें तो डोमिनो इफेक्ट होता है, डोमिनो इफेक्ट आपका चेन रिएक्शन होता है। चेन रिएक्शन का मतलब होता है कि आप एक कड़ी के ऊपर कुछ चोट कर दो, उससे हर बाकी जो सारी कड़ियाँ होती हैं हर एक के ऊपर उसका असर पड़ेगा। तो पॉलिटिक्स में ऐसा ही होता है।
इंटरस्टेट डिस्प्यूट के अंदर बॉर्डर का डिस्प्यूट होगा, उसको लेकर के वाटर को, माइग्रेशन को लेकर के, रिसोर्सेज को लेकर, इकोनॉमिक, हर चीज़ के ऊपर वो इम्पैक्ट जाएगा और दो स्टेट्स के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट हो जाता है, आपस में विश्वास नहीं करते हैं। सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज राइज होने लग जाती हैं जो इंटरनल सिक्योरिटी को बहुत थ्रेट क्रिएट कर सकती हैं और उसके कारण कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है ग्रुप्स विद एनिमीज़, ऐसे जो समूह बन जाते हैं जो हमारे दुश्मनों के साथ, जैसे जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर अगर कोई बॉर्डर डिस्प्यूट होगा तो ऐसा होगा कि सेसेशन के जो टेंडेंसीज हैं वो बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर होते भी हैं। तो वो क्या करेंगे कि दूसरे जो ग्रुप्स वाले होते हैं ना, जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, वो इन ग्रुप्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं और कंट्री के अंदर जो सिक्योरिटी होती है, जो पीस एंड होता है, लॉ एंड ऑर्डर होता है, उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, हमारा वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, हमको स्टेट के लेवल की कमेटी सेटअप करनी चाहिए जो सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि अपने आप में एक न्यूट्रल एजेंसी, उसके साथ काम करे। लोकल कम्युनिटीज़ को भी हमें एंगेज करना चाहिए बॉर्डर्स के डिमार्केशन में। डिमार्केशन मतलब इनकी क्लियर बाउंड्री सेटअप करने में। पीस एंड ट्रैंक्विलिटी डिस्प्यूट एरियाज़ पर सेटअप करना चाहिए। पुलिस पर्सनल की कमी हम वहाँ पर प्रेजेंस कम से कम करें। देखो पुलिस, भारत के अंदर पुलिस का अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। भारत के अंदर पुलिस की प्रेजेंस में लोगों को सिक्योर फील करना चाहिए, बट पुलिस की प्रेजेंस में उल्टा होता है, लोग डर जाते हैं। तो ये पॉइंट आप कभी ध्यान रखना, कभी आपसे अगर इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाए, आई होप कि आप जाओ इंटरव्यू के लेवल तक, दे कैन आस्क यू समथिंग अबाउट दिस। तो इस पॉइंट को याद रखो, भारत के अंदर पुलिस का काम होता है हमारे उनकी प्रेजेंस में हमारा डर खत्म हो जाना, बट उल्टा होता है, पुलिस वाले आसपास होते हैं, हम डर जाते हैं पुलिस वाले आसपास हैं, क्योंकि उनकी इमेज ही ऐसी बनी हुई है हमारे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उनकी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। यूएवी, जो कि यूएवी की फुल फॉर्म होती है अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जो ड्रोन्स वगैरह होते हैं, सैटेलाइट इमेजरी का इस्तेमाल कर सकते हैं विजिलेंस के लिए। विजिलेंस का मतलब यहाँ पर सावधानी बरतने के लिए, सतर्कता बरतने के लिए। एक नो मैंस लैंड क्रिएट कर दिया जाए। नो मैंस का लैंड मतलब होता है कि ऐसा एरिया वहाँ पर उसको डिस्प्यूटेड मार्क कर दिया जाए, ताकि वहाँ पर कोई व्यक्ति कोई किसी तरह की एक्टिविटी ना करनी जाए। जैसे नॉर्थ कोरिया हो गया और साउथ कोरिया, इनके बीच में एक नो मैंस लैंड होता है, वहाँ पर कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है। जो भी एनक्रोचमेंट होती है, अतिक्रमण जो भी होता है, उन सबको हटा दिया जाए दोनों साइड से। एंड उसके अलावा एक बिहाइंड द डिस्प्यूट हेल्प करें एक नो लॉस, नो जीरो सम सॉल्यूशन टेरिटरी डिस्प्यूट का, यानी कि ऐसा डिस्प्यूट का सॉल्यूशन निकाला जाए जिसमें दोनों में से किसी का भी लॉस ना हो। ये नहीं कि भाई एक स्टेट का फ़ायदा कर दिया, एक का नुकसान, नहीं, दोनों को बराबर फ़ायदा होना चाहिए। फिर जो इंटर स्टेट काउंसिल है और जो जोनल काउंसिल है, उनकी मीटिंग कम होती है तो उनको मीटिंग ज़्यादा करवाई जाए। एंड कुछ इंस्टीट्यूशनल सॉल्यूशंस निकाले जाएँ। टाइम बाउंड रेजोल्यूशन हो बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर, ये नहीं कि भाई लंबे समय तक चले ही जा रहा है। जैसे कि इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट पर हम लोग ट्रिब्यूनल्स भी सेटअप कर सकते हैं। अभी ट्रिब्यूनल्स का जो कॉन्सेप्ट है हमारे आर्टिकल नंबर 323A में आता है, ये आपको याद ही होना चाहिए डायरेक्ट। इंटर स्टेट डिस्प्यूट कहाँ है, ट्रिब्यूनल्स कहाँ पर है, और 323A कहाँ पर आएगा, हमारे पार्ट 14A में आएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें याद होनी चाहिए। 323A में आता है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, और 323B में हमारा आएगा जो दूसरे मैटर के ट्रिब्यूनल्स होते हैं। देन हमको कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा सरकार के लिए, स्पेशली जो यूनियन गवर्नमेंट होती है, यूनियन गवर्नमेंट फैसिलिटेट अच्छे से कर पाएगी, उसके पास पावर ज़्यादा होती है। तो हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की स्पिरिट का इस्तेमाल करके और दोनों के बीच में मीडिएशन कर सकते हैं। पॉलिटिकल एफर्ट लगाने पड़ेंगे कुछ एडहॉक मेजर्स के द्वारा। एडहॉक का मतलब होता है समथिंग विच इज़ डन फॉर अ वेरी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए। तो कुछ एडहॉक मेजर मतलब कि अगर इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट है, वो बॉर्डर डिस्प्यूट है, तो उसके लिए कोई एडहॉक कमेटी बना दी जाए ताकि इमीडिएटली उसी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए हों। तो जो नेशनल पार्टीज़ होती हैं वो अपनी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग का इस्तेमाल करके इस तरह की चीज़ों को रोक सकती हैं। और जो बाउंड्रीज़ हैं हमें ये ध्यान रखना है कि वो ज़मीन पर ही रहे। ये जो भेदभाव है, बाउंड्री का मतलब ही क्या होता है, एक डिफरेंस क्रिएट होना, एक डिवीजन क्रिएट होना। तो हमें ये ध्यान रखना कि ये जो डिवीजन है ना, ये सिर्फ ज़मीनी तर पर रहे, सर पर रहे, ये हमारे सिटीजन्स के मन में नहीं जाना चाहिए, शुड नॉट रीच इनटू द पीपल्स माइंड। लोगों के मन में वो भेदभाव नहीं होना चाहिए, वो डिवीजन नहीं होना चाहिए, सिर्फ ज़मीन पर रहना चाहिए। मैप, अगर कोई बॉर्डर डिस्प्यूट आता है तो दिस मैप इज़ वेरी वंडरफुल मैप, इट्स एन ईजी टू ड्रॉ मैप। आपको बहुत ज़रूरी नहीं है स्टेट की बाउंड्रीज़ वगैरह बनाना, यू कैन सिंपली ड्रॉ इंडिया का एक ऐसे मैप, और उसमें आप रीजन मार्क्स कर सकते हो हाईलाइट करके। तो ये याद करना इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देन न्यूज़ में क्यों था देख लिया, क्या क्या बॉर्डर डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, एक्टिव कौन से हैं, डॉर्मेंट कौन से हैं, क्या रीजंस हैं कि इस तरह के डिस्प्यूट्स होते हैं, अगर होते हैं तो उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, और हमारा वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। सो हेयर वी कम टू द एंड ऑफ दिस टॉपिक। मैं आपको यूपीएससी हैंडी बुकलेट के बारे में सारी डिटेल्स बता देता हूँ। तो ये सब कंटेंट आपको मिलता है इस यूपीएससी की ऑल इन वन हैंडी बुकलेट में। तो मेंस के क्वेश्चन ये हैं 400 से ज़्यादा। ये माइंड मैप्स का एक्चुअली थोड़ा पुराना लिखा हुआ है, ये डबल हो चुका है, तो इट्स नॉट 300, इट्स एक्चुअली 600। ठीक है, इसमें स्टैटिक हो गया, आपका करंट अफेयर्स हो गया,
मेन स्पेसिफिक हो गया, प्रीलिम स्पेसिफिक हो गया, और मेजरली जो हमारे जो सोर्सेज हैं, जैसे कि कोई जो भी अच्छी मंथली मैगजीन्स हैं उनमें जो भी टॉपिक्स जो होते हैं कॉमन होते हैं, या फिर जो सनसेट टीवी पर जो पहले राज्यसभा टीवी हुआ करता था उनमें जो टॉपिक्स जो बहुत मेजर होते हैं कि वो आएंगे ही आएंगे, और आपको मैं सैंपल भी दिखाऊंगा अभी सारे के सारे। निमोनिक्स हैं 200 से ज़्यादा, ये सबके सैंपल हैं अभी इसी वीडियो में। आगे मैं आपको दिखाऊंगा एक एक चीज़। हिंदू के एडिटोरियल के लिंक्स है इसमें, साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट के टॉपिक्स के लिंक्स भी हैं, आंसर राइटिंग की चेकलिस्ट भी है, डेली प्रोग्रेस ट्रैकर, टॉपर्स डेटा, 7 शेड्यूल, साथ में इसमें कुछ फ्री कंटेंट भी है इसी के साथ। 4 मिनट से ज़्यादा आंसर राइटिंग के कीवर्ड्स हैं, मेंस के पेपर हैं प्रीवियस ईयर के, और प्रीवियस ईयर के मेंस के पेपर ये टॉपिक वाइज और ईयर वाइज अलग अलग तरीके से हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल, मॉडर्न हिस्ट्री टाइमलाइन और रिवीजन की एक पाइपलाइन की एक टेक्निक है बड़ी अच्छी, और कुछ हॉट टॉपिक्स की लिस्ट वगैरह, ये सब मैं आपको भी दिखा देता हूँ सैंपल, ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसमें क्या कुछ होता है, कैसे डाउनलोड करना होता है, सब इसी लिंक में होगा। इसके बाद वीडियो लगातार देखते रहो, आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। ये सब फोल्डर्स हैं माइंड मैप्स के सितंबर 2020 ऑनवर्ड्स, जो भी मेजर करंट अफेयर्स में थे। राज्यसभा टेलीविजन जिसका नाम अब चेंज हो चुका है सनसेट टेलीविजन, उसमें जो भी आता है आप लोगों ने देखा होगा, मेंस में बहुत सारे टॉपिक्स वहाँ से रिपीट होते हैं, तो उनके इवन प्रीलिम्स में भी आपके लिए बहुत सारा डेटा है यहाँ पर। स्टैटिक भी है आपका, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकॉनमी वगैरह का, और आपके करंट अफेयर्स के भी हैं। जो भी मेजर जो मैगजीन्स वगैरह जिन टॉपिक्स को कवर करती हैं उन सब के लिए डिफरेंट पॉइंट्स कलेक्ट करके उन्हें बनाया गया है। कुछ तो एक्स्ट्रा माइंड मैप्स भी हैं, इफ़ यू काउंट देम तो ये मोर देन 600 बनते हैं। एक रफ एग्जांपल दिखाना चाहूँ तो मान लीजिए जैसे कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को लेकर ये बैकग्राउंड क्या है, उसकी नीड क्या है, इश्यूज़ क्या हैं, एंड अगर भारत स्टेज नॉर्म्स की बात की जाए उसमें वे फॉरवर्ड क्या, चैलेंजेस क्या क्या चल रहे हैं। कार्नेटिक वॉर्स जो हमारे हुए थे ये स्टैटिक का पार्ट हो गया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो स्टैटिक वगैरह भी हैं, कुछ चीज़ें मिक्स हैं, कुछ अलग अलग कैटेगराइज्ड हैं। कौन से फॉरेन ट्रैवलर्स आए थे इंडिया में, ये स्टैटिक का पार्ट बन जाता है। इंडिया चाइना के रिलेशंस को लेकर अगर आप देखो, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया भूटान, मालदीव, म्यांमार, सब आपके सामने है स्क्रीन पर। बहुत सारे हैं, मैं आपको सारे तो दिखा भी नहीं पाऊंगा यहाँ पर। ओशन डीऑक्सीजनेशन क्या होता है, उसके कॉजेज़, उसके इम्पैक्ट, उससे रिलेटेड उसका अबाउट में। पॉवर्टी को एलिवेट करना हो तो इम्पैक्ट क्या था कोविड-19 का, चैलेंजेस क्या होते हैं, सिचुएशन क्या है वर्कर्स की। रोलेट एक्ट ये आपका स्टैटिक से हो गया छोटा सा। सी लेवल राइज हो रहा है, एनवायरनमेंट का टॉपिक हो गया है, उसका कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, वे फॉरवर्ड क्या होता है। इकोनॉमी का, स्टेट के फाइनेंसेस, कैसे स्टेट फाइनेंसेस कहाँ, तो स्टेट गवर्नमेंट का डेट क्या होता है, न्यूज़ में क्यों रहता है, फीचर्स क्या क्या थे, रिपोर्ट रिलीज़ हुई थी। वर्नाकुलर एजुकेशन को लेकर कौन से ईयर में क्या कुछ था, सब कैटेगराइज है, बहुत सारे हैं। मैं आपको एक एक का खोल के दिखाऊंगा। तो क्राइम्स इन इंडिया की रिपोर्ट थी एनसीआरबी की पब्लिकेशन को लेकर के। उसके अलावा डिप्टी स्पीकर लोकसभा, पॉलिटिका, स्टैटिक वाला टॉपिक न्यूज़ में था, वो भी कनेक्ट। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए आपको पता होगा मेंस में अब वो रिपोर्ट्स पूछने लग गए हैं। 2020 में 2 रिपोर्ट्स के ऊपर क्वेश्चन बने थे। तो वीमेन को लेकर, फेमिनाइजेशन एग्रीकल्चर, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। मैं एक एक सारे दिखा नहीं पाऊंगा, छोटा छोटा आइडिया दिखा रहा हूँ आपको मैं। डायरेक्ट मोनेटाइजेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट, ये कितना न्यूज़ में था, इसका एक इंडायरेक्ट क्वेश्चन प्रीलिम्स 2021 में आया भी था। उसके अलावा हॉर्टिकल्चर हो गया, हायर एजुकेशन हो गया, सोशल इश्यूज़ के भी। एवरी डायमेंशन हैज़ बीन कवर्ड, मोर देन 600 माइंड मैप्स आर देयर। तो ये आपको प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों जगह काम आएंगे, और बहुत ही शॉर्ट है, इनको याद करना। एक ड्राफ्ट था जो नेशनल टूरिज्म को लेकर के था, तो ड्राफ्ट था तो उसमें बहुत ही कम है। स्कीम्स वगैरह हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करो, क्या होता है, स्टेटस क्या है इंडिया में, वे फॉरवर्ड क्या होता है, चैलेंजेस क्या है, बेनिफिट्स क्या है, एवरीथिंग इज़ मेंशन्ड हियर। बहुत डिटेल में है, मोर देन 600 हैं, और बहुत ही जेन्युइन रिसोर्सेज से, जैसे स्पेशली जो सनसेट टीवी वगैरह में आते हैं उनको ध्यान में रखिए कि हाँ ये टॉपिक मेन स्पेसिफिक है, ये प्रीलिम्स में पूछे जा चुके हैं, इनके चांस आने के चांसेस ज़्यादा हैं, उस तरीके से। अगर देखो बात की जाए निमोनिक्स की, तो ये बहुत सारे कंटेंट को याद करने में बड़े हेल्पफुल होते हैं। तो ये कुछ इंडेक्स है, थर्मल पावर प्लांट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गया, राइट्स हो गया, प्रीएम्बल के कीवर्ड, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, 6 शेड्यूल, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, टाइप्स ऑफ रेट्स, इनके सब के निमोनिक्स आपको मिल जाएंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्स से क्या कुछ लिया गया, रिवर डैम प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, उसके अलावा नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की, ये बहुत बड़ी दिक्कत आती है। 2021 में तो लोगों ने बहुत एक्सपेक्ट किया था क्वेश्चन, बट नहीं आया, बट स्टिल ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी, बाद में आएंगी। और बहुत सारे रैंडम टॉपिक्स हैं आपके सामने। फर्स्ट 5 ईयर, सारे 5 ईयर प्लान के शॉर्ट हैं। नॉर्थ सी कंट्रीज़ हो गया, स्टेट शेयरिंग बॉर्डर विद भूटान, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं आपके सामने, इंडेक्स है। अब मैं जल्दबाजी में सारे दिखाऊंगा नहीं, ठीक है। तो ऑल दिस इंडेक्सेस विल बी, ये सबके निमोनिक्स होंगे यहाँ पर, छोटे छोटे, मोर देन 85 के आसपास पेजेस हैं इस पूरे में। और ये कितने हैं, ये तो बहुत ज़्यादा है, मतलब इनका काउंट ही नहीं है कोई। तो सारे तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें तो वैसे ही याद हो जाती हैं। जो चीज़ें याद ना हो, मान लो आप इंडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में याद करना हो तो आप सीधा एक्सक्यूज़ मी याद करो। ये एक्साइज हो गया, कस्टम हो गया, सर्विस हो गया, मार्केट हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, इस तरीके से। डायरेक्ट टैक्स में याद करो vpro.co.in, वेल्थ, प्रॉपर्टी, कॉर्पोरेट इनकम, है ना। कोर इंडस्ट्रीज़ के लिए CCC फंड्स हो गया, C3 फंड्स हो गया। और मिसाइल्स अंडर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की बात करें तो पटना, इस तरीके से होते हैं सारे। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये याद करने में बहुत हेल्प कर देती हैं। कुछ एक दो हिंदी में भी हैं, कुछ चीज़ें ना, कभी कभी हर एक चीज़ ऐसी ईजी नहीं हो पाती, तो हिंदी वाले भी टाइप के भी हैं, इंग्लिश भी हैं। तो ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा,
राम की काली की काश महान होते, तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और ये जैसे दूसरे तरह के निमोनिक्स है, ब्राइटेस्ट स्टार को लेकर, 4 DNA एसेंशियल अमीनो एसिड्स को लेकर हैं। तो सो मच ऑफ कंटेंट की सारा तो याद कर भी नहीं पाओगे, इतना ज़्यादा कंटेंट होता है ये। आपको 400 से ज़्यादा कीवर्ड्स मिलेंगे जो आंसर राइटिंग के लिए बहुत अच्छे से यूज़ किए जा सकते हैं। अब इसमें जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए 6 E's हैं, तो आप लिख सकते हो एंगेजमेंट, ईथोस, एथिक्स, इक्वालिटी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस। 5T हो गया ट्रेड, टैलेंट, टेक्नोलॉजी, टूरिज्म, ट्रेडिशन। स्मार्ट बैलेंसिंग कैन बी यूज टू रिस्पेक्ट टू चाइना, है ना। इस तरीके से बहुत सारे कीवर्ड्स यूज़ करते हो। वाटिका हो गया वैल्यू एडिशन, टेक्नोलॉजी, इंक्यूबेशन सेंटर इन एग्रीकल्चर। इंडिया के बारे में आप बात कर सकते हो, मल्टीपोलर वर्ल्ड, मल्टीपोलर एशिया। 3G की बात कर सकते हो, गुड फॉर यू, गुड फॉर प्लानट, गुड फॉर प्रोड्यूसर, ये एनवायरनमेंट में यूज़ हो सकता है। ABCD में अवॉर्ड, बाईपास, कंफ्यूज, डिले। रोड में रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसे बहुत सारे मोर देन 400 के आसपास कीवर्ड्स हैं। 2E की बात करें, 2 चीज़ों पर काम करना है, एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप पे। तो ये आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड कर देते हैं और कंटेंट को शॉर्ट करने में हेल्प करते हैं। आप इन्हें सेंटेंसेज में यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा जो हिंदू है उसकी कुछ एडिटोरियल के लिंक्स, अगर आप हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको देखने को मिलेगा। सारे तो एडिटोरियल भी इंपॉर्टेंट नहीं होते, तो कुछ कुछ के ना कलेक्शंस हैं ऐसे। तो ये मंथ वाइज हैं, जैसे जनवरी 2020 ऑनवर्ड्स हैं, और आपको डेट वाइज जैसे फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का। और इसमें एडिटोरियल वाला सेक्शन वो भी, प्लस में एनवायरनमेंट में भी अगर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई होती है, साइंस एंड टेक की कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है, ये उनके लिंक्स हैं। आपको सारे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सब पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप एक वीक का जब न्यूज़पेपर पढ़ लेते हो, उसके बाद आप जाके इन लिंक को चेक करो कि यार मेरे से कोई इंपॉर्टेंट तो मिस तो नहीं हो गया, और सिर्फ उस एक लिंक को पढ़ लो। अगर आप पूरा यहीं से पढ़ोगे तो आपका कंटेंट उतना अच्छे से कवर नहीं होगा। तो ये वो चीज़ें हैं जो रह गई हो ना, वो गैप्स फिल करने के लिए। तो ये आपको लास्ट डेट तक के मिल जाएंगे। ऐसे सारे लिंक्स होते हैं, किसी दिन एडिटोरियल का ज़्यादा आता है, किसी दिन एनवायरनमेंट का ज़्यादा आता है, किसी दिन साइंस एंड टेक का। उसके अलावा ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं, पार्ट वाइज हैं, उसमें आर्टिकल्स है। वैसे हर जगह मिल भी जाते हैं, बट इसलिए साथ में प्रोवाइड कर दिया कि थोड़ा आसानी हो जाएगा। तो स्टिल इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें याद करने में हेल्प मिलेगी। इफ़ यू कैन गेट अ प्रिंट आउट तो बहुत आसान हो जाएगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। डेली अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए आप अपना टास्क मेंशन करो, व्हाट टू डू, उसमें टारगेट रखो, टोटल उसमें अपने आप को पॉइंट्स दो, और जितना परफॉर्म करते जाओ उसके पॉइंट्स लिखते चलो। आपकी डेली परसेंटेज की परफॉर्मेंस की डेटिंग भी आ जाएगी, रिकॉर्डिंग हो जाएगी, और आपको अपना एवरेज परफॉर्मेंस पता चल जाएगा कि मेरा 5 दिन का एवरेज परफॉर्मेंस कितना था। और आपके सामने एक यहाँ पे ग्राफ भी जनरेट हो जाएगा, तो आपको आइडिया रहेगा। और 2 तरह के ग्राफ अपने जनरेट कर सकते हो। तो एक सैम्पल है, जैसे आपका टास्क ABCD था, आप अपना लिख सकते हो, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अपनी मर्जी से जो आपको करना है वो करो। किसी में आपको स्टडी करना होगा, किसी में आपको रिवाइज़ करना है, किसी में आपको नोट्स बनाने हैं। टारगेट अपना लिख सकते हो। फिर मान लो आधा काम किया तो 5 पॉइंट दे दो, पूरा कर लिया तो 10 दे दो, थोड़ा ज़्यादा किया तो 7। फिर इनका अपने आप ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका परसेंटेज बनता रहेगा, और यहाँ पर आपका ग्राफ जनरेट होता रहेगा, और आपकी जो 5 दिन की एवरेज है वो भी निकलती रहेगी। अब यहाँ पर जितना काम यहाँ कंप्लीट हुआ है उसके अकॉर्डिंगली एवरेज निकली है कि दिस पर्सन हैज़ डन 16.93%, ये एवरेज काम है। तो अगर आपकी एवरेज तकरीबन 80% या फिर उसके +-2%, -5 लगा लो, 75 से अगर 85-90 की रेंज में रहती है, देन आपका जो स्टडी को लेकर के जो आपका एवरेज परफॉर्मेंस चल रहा है वो अच्छा चल रहा है। तो आप इसे ट्रैक कर सकते हो अपनी हर 5 डेज़ की। फिर ये प्रीवियस ईयर के मेंस के पेपर्स हैं, ये टॉपिक वाइज है। जैसे यहाँ पर हो गया आर्ट एंड कल्चर का हो गया, फिर ये मॉडर्न हिस्ट्री के हो गए, और उसके बाद नीचे अलग अलग तरह के टॉपिक्स भी आएंगे। जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री आ जाएगा, उसमें थोड़े कम क्वेश्चंस आते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री के तो कम है। ये बहुत पुराने क्वेश्चंस, अगर आप देखोगे तो 1979 तक के भी क्वेश्चंस यहाँ पर मैंशनड है, और आप देखोगे इनमें रिपीटिशन आपको देखने को मिलेगा। सेम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मेंस के हैं, ये 1999 से पेपर वाइज हैं। आप वो तो टॉपिक वाइज थे, ये पेपर वाइज, लाइक GS 1, 2, 3 एंड 4। 2020 का जो GS 4 का पेपर है, वहाँ तक आपके पास सीक्वेंस है पूरा का पूरा। देन इसके बाद मेंस के काइंड ऑफ टेस्ट सीरीज़ तरीके से है, उसमें क्वेश्चंस की टर्मिनोलॉजी स्टार्टिंग में है ताकि आपको समझने में आसानी हो। एंड देयर आर GS 1 के, 2 के, 3 के, 4 के, ऐसे मोर देन 500 क्वेश्चंस हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो अपने मेंस की आंसर राइटिंग के लिए। और इवन अगर आपको लगे कि ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी तो एटलीस्ट गो थ्रू द क्वेश्चंस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक अपने मन के अंदर ही एक इसका आंसर फ्रेम करने की कोशिश करो। तो ये रिविजन के लिए बहुत हेल्पफुल है कि ये क्वेश्चन मेरे से छूट तो नहीं गया। मॉडर्न हिस्ट्री की टाइमलाइन है 1800 से स्टार्ट करके और लास्ट तक जब अपनी मॉडर्न हिस्ट्री चलती है, तो छोटे छोटे किस्से होते हैं। अब आपको देखने को मिला होगा 2020 में भी मॉडर्न हिस्ट्री के 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो डेट स्पेसिफिक थे। तो टाइमलाइन आपको पढ़ते रहने से क्या होता है, मेजर इवेंट्स कब कब कौन से हुए थे, तो रिवाइज़ करने में बहुत जल्दी काम हो जाता है। अननेसेसरी पूरी बुकलेट को नहीं पढ़ना पड़ता। कोर्ट्स हैं, टाइप वाइज भी हैं, जैसे टाइप वाइज में एजुकेशन को लेकर कंपैशन, इंटीग्रिटी, साइंस एंड टेक, रिलीजन, मटेरियलिज्म, डेमोक्रेसी, ऐसे अलग अलग हैं। और थिंकर्स की कैटेगरी में भी है, यानी कि अब थिंकर्स के हिसाब से महात्मा गांधी हो गया। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये भी चीज़ें आपको अवेलेबल मिल जाती हैं, बट यहाँ पर इंटेंशन ये नहीं थी कि इनको सिर्फ प्रोवाइड करना है, इंटेंशन थी कि छोटे वाली कोर्ट्स प्रोवाइड करनी है।
जितना छोटा कंटेंट होता है, ये छोटी कोट्स याद हो जाती हैं, बड़ी कोट्स याद नहीं हो पाती। तो थिंकर के अकॉर्डिंगली हैं और वैसे टाइप्स वाइज भी हैं, तो बहुत छोटी छोटी कोट्स रखने की कोशिश की। अगर आप देखोगे तो जैसे कुछ कुछ बड़ी हो भी जाती हैं, जैसे जेन ऑस्टिन की बहुत छोटी सी है, एंग्री पीपल आर नॉट ऑलवेज वाइज। यू कैन यूज़ दिस इन एथिक्स, इन एसे, इवन जीएस में भी कहीं पर अगर सेंस बने तो आप यूज़ कर सकते हो। ये रेपिटेशन पाइपलाइन है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसमें आपको करना क्या होता है ना, अगर आपको अपना रिवीजन का टाइमलाइन बनाना है और आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो व्हाट यू कैन डू इज़, जैसे जहाँ जहाँ पर टॉपिक ए है येलो कलर में, आप इसको रिप्लेस करो। अभी एक्सेल शीट मिलती है आपको, तो यू कैन जस्ट सिंपली प्रेस कंट्रोल F और उसके बाद रिप्लेस में आके टॉपिक ए को रिप्लेस कर दो। मान लीजिए आपका पॉलिटी का फंडामेंटल राइट्स था, तो आपने नून में फर्स्ट डे को मान लो यहाँ पर पॉलिटी का फंडामेंटल राइट्स पढ़े, तो आप जब इसको रिप्लेस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपको रहेगा कि यार मुझे सोने से पहले एक बार फंडामेंटल राइट्स को रिवाइज करना है बहुत क्विकली 5 मिनट का। और नेक्स्ट डे मुझे सेकंड डे में मुझे मॉर्निंग में स्लीप के बाद मुझे एक बार सबसे पहले कल वाला रिपीटेशन करना है। अब इसमें बेनिफिट ये होता है कि आपको ना रोज़ रोज़ बैठ के नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे, पेपर पे लिखना नहीं पड़ेगा। आप सिंपली यहाँ पर एक बार रिप्लेस करोगे तो आपको फिर अगले दिन 4th डे जब आप बैठोगे तो आपको नई चीज़ पढ़नी है, टॉपिक सी, यानी हो सकता है मान लीजिए आपका ज्योग्राफी है यहाँ पर, तो आपको उसके बाद याद रहेगा कि यार मैंने ना 3-4 दिन पहले ये किया था फंडामेंटल राइट्स, ये आज मुझे रिवाइज करना है। तो ये तो सबको पता है कि रेपिटेशन इसी तरीके से काम करता है। तो आपको बस ये करना है, फिर आप 11th डे चाहो तो अपना सारे का सारा एक दिन बैठ के सिर्फ रिवाइज कर सकते हो। ये एक्सेल शीट का कंटेंट है, यू कैन एक्सटेंड इट, बट मैं कहूँगा कि 10 डेज़ का इज़ फाइन। लोग ना 7 डेज़ का बनाते हैं, उसमें प्रॉब्लम क्या होती है ना, बचपन से हमको आदत है, स्कूल टाइमिंग में 10-12 साल वहाँ स्पेंड किया तो माइंड की बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशनिंग हो गई है कि संडे को रेस्ट करना होता है। तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, संडे को अभी भी ब्रेक ले लेते हैं। इट शुड नॉट बी देयर, हमें उस पैटर्न को ब्रेक करना होगा कि यूपीएससी इज़ नॉट स्कूल वाला एग्जाम, इट्स अ डिफरेंट एग्जाम। तो इसलिए इसको कीप इट 10 डेज़ एंड 11th डे पर एक फुल रिवीजन करना। बाकी 4th डे पर लोग बोलते हैं 3rd डे, आई वुड से कि कीप इट ऑन 4th डे। थोड़ा सा वो जो कॉमन पैटर्न होता है ना उसमें लथार्जी आ जाती है, उसको चेंज करने से फ्रेशनेस आती है। ये टॉपर्स का कुछ डेटा है, अगर आप लोग जिन लोगों को अपनी स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करनी होती है ना उनके लिए बहुत यूज़फुल होता है। अभी इसमें 2020 के जो टॉपर हैं शुभम कुमार सर, उनका डेटा भी ऐड किया नहीं है, बट ये आपको वाया अपडेट मिल जाएगा। इसमें है क्या सीन, जैसे ईरा मैम का था, टीना मैम का था, नंदिनी मैम का। अब आप नोटिस करोगे कि इन लोगों की यहाँ पे मार्क्स वगैरह लिखे हैं। अब इफ़ यू लुक एट इट ना, सो जैसे टीना मैम का था वो GS2 में क्या होता है, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, एंड शी हैज़ बीन अ स्टूडेंट ऑफ दिस सब्जेक्ट। इन्होंने ग्रेजुएशन में ये किया था, बट यू सी कि इनके मार्क्स यहाँ पर बहुत कम है। बट इन्होंने यहाँ इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इन्होंने ऐसे में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। वहीं पर आप अगर कनिष्क सर का देखोगे तो उन्होंने ऑप्शन में बहुत सही परफॉर्म किया था। और आप अनुदीप सर का देखोगे, इनके ऐसे बहुत अच्छा था, इनका GS 1 और 2 बहुत सही था, है ना। आप प्रदीप सर का देखोगे तो इन्होंने एथिक्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, 157। तो आपको इन सब मार्क्स को देख के ना ये आइडिया लगेगा कि यार इनके ना कुछ ग्राफ्स प्रिपेयर होते हैं। यू सी दिस जोन एंड दिस जोन, ये ऐसे का जोन है ना, ये ऑप्शनल का जोन है, और इवन ये वाला भी ये एथिक्स का जोन है। आपको यहाँ पर ना ये ग्राफ ओवर 150 के आसपास दिखाई देगा, बट इफ़ यू लुक एट दिस GS 1, 2 एंड 3 ना, ये ग्राफ आपको 100 के रेंज के आसपास दिखाई देगा। ऐसी चीज़ें, इसमें बहुत सारे ग्राफ्स हैं, इंडिविजुअल भी हैं और भी बहुत सारा डेटा ही आपको अपनी स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करने में हेल्प करेगा कि यार किस टॉपर ने कैसे कहाँ दिमाग लगाया, कितने लोग कहाँ अपीयर होते हैं, कितना पॉइंट सिलेक्शन होता है, ये 0.010 के, ये सब आप पढ़ोगे, इट विल हेल्प यू अ लॉट। यूपीएससी की जो ऑफिशियल रिपोर्ट होती है उसमें ये 69th रिपोर्ट का डेटा है, 70th रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन कोरोना था बीच में तो उन्होंने ज़्यादा अपडेट नहीं दिया उसमें। मैंने उस रिपोर्ट को देख लिया था, तो ये वाला जो डेटा आपके पास है ये हेल्पफुल है। आपको ये आइडिया लगेगा कि किस किस स्ट्रीम से कितने तरह के लोग आते हैं। अच्छा, ये एग्जाम में लिखना नहीं है आपको, है ना, बट इट्स वेरी हेल्पफुल व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग योर ओन स्ट्रैटेजी। अपना प्लान बना रहे होता है ना कि मुझे कहाँ पे काम करना है ना। ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है, आपको इसमें दिख जाएगा कि कितने लोग अपीयर हुए थे, किसने रिकमेंड हुए थे। इफ़ यू लुक एट इट, ज्योग्राफी में देखो 2000 के आसपास लोग अपीयर होते हैं, बट आप वहीं पर देखोगे बॉर्डर लैंग्वेज में एक बंदा अपीयर हुआ और एक का ही सिलेक्शन होगा, तो 100% सिलेक्शन रेट हो गया। बाकी सब सब्जेक्ट्स का भी है, जैसे PSIR हो गया, पबैड हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, आपको उनका सक्सेस रेट पता चलेगा कि इसमें कितने लोग अपीयर करते हैं, उसमें कितने के चांसेस होते हैं। जैसे सिंधी लैंग्वेज की बात करो, 2 लोग अपीयर हुए, एक का सिलेक्शन भी हो गया। इस तरीके से बहुत सारे डेटा और भी डेटा इसमें ऐड होता रहेगा। सो ये बहुत हेल्पफुल है आपके एग्जाम के लिए कि आप इन सब कंटेंट को यूज़ करो एंड यू एनहांस योर प्रिपरेशन एज सून एज पॉसिबल। अब इसे डाउनलोड कैसे करना है, जो वीडियो आप देख रहे हो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही लिंक है डाउनलोड का, आप उस पर क्लिक करोगे तो आप इस पेज पर आ जाओगे। ठीक है, सबसे पहले ऊपर टॉप पे देखो 50% सुपर सेल लिख रहा है, आपको एक कोड यूज़ करना है UPSC 50, इसमें आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। जो मैंने आपको सारा कंटेंट दिखाया था वो आपको रेड में दिख रहा है, ये नीचे राइट बॉटम कॉर्नर में, ये ऑल इन वन है। वो सारा डेटा जो आपको दिखाया था वो सब इसमें मिलेगा। और भी बहुत सारी चीज़ें 7 शेड्यूल थे, हॉट टॉपिक्स से, आंसर राइटिंग, कीवर्ड्स के लिए, वो चीज़ें मैंने आपको दिखाई नहीं थी क्योंकि वो डायरेक्ट आपको पैकेज में मिलेंगे। तो जो कुछ लिखा हुआ है ये सब आपको मिलेगा। तो ये जो डिस्काउंट है ना UPSC 50 का, ये सिर्फ इस पर चलेगा, ऑल इन वन वाले पर। बाकी कुछ लोगों को होता है कि उन्हें सारा कंटेंट नहीं चाहिए होता है, उन लोगों के लिए सेपरेट भी है, माइंड मैप्स है, निमोनिक्स है, अलग अलग कलर में, ग्रीन, ब्राउन, ग्रे, ब्लू, येलो, ये कलेक्शन आप देख सकते हो। टाइटल पढ़ के आपको वो चीज़ें इसमें मिल जाएंगी, पर इनके ऊपर UPSC का डिस्काउंट कोड नहीं चलेगा, डिस्काउंट कोड सिर्फ ऑल इन वन वाले पर चलेगा। तो यू कैन डाउनलोड दिस और अब ये कंटेंट जो है आपके ईमेल पर डिलीवर हो जाएगा।
ठीक है। अगर आपको अपने ईमेल में ऐसे दिखाई ना दे कि मैंने पेमेंट कर दिया, वैसे कभी कभी होता है, तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी थ्रू टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आपने सिंपली पेमेंट किया तो अपने ईमेल पर जाओ, वहाँ पर सर्च करना है ऐसे इंस्टा मोजो या फिर वो यूपीएससी हैंडी बुकलेट, तो आपको ईमेल में मिल जाएगा वो। और रही बात अपडेट की, तो अपडेट में जब कंटेंट आपको मिलेगा ना, ये बहुत ज़्यादा कंटेंट है, ये कवर भी नहीं कर पाते हैं लोग, बट स्टिल मेरा क्या, इसमें कोई अपडेट का ऐसा रूल है नहीं, बट स्टिल मेरा क्या होता है कि मैं उसे अपडेट करता रहता हूँ, तो आई कीप सेंडिंग इट। तो जिस दिन आपका परचेज होता है उसके नेक्स्ट 3 मंथ्स की डेट तक, ठीक है, डेट ऑफ परचेज से अगले 3 महीने तक अगर मैं कोई अपडेट क्रिएट करता हूँ तो मैं आपको ईमेल पर भेज देता हूँ। उसकी नोटिफिकेशन अगर आपको चेक करनी हो कि क्या कोई अपडेट क्रिएट हुआ है या फिर आएगा या नहीं आएगा, तो जो टेलीग्राम का लिंक है ना नीचे, आप उसको ज्वाइन कर लो। जो भी नोटिफिकेशन होती है अपडेट की, उस टेलीग्राम चैनल पर ही भेजी जाती है, तो यू कैन चेक दैट एंड आपके लिए वो आसान हो जाएगा। ये डिस्काउंट को ज़रूर यूज़ कर लेना। क्वालिटी एंड गवर्नेंस सेक्शन का हमारा जो सेकंड टॉपिक है, इट टॉक्स अबाउट द 7th शेड्यूल। हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स हैं टोटल, उसमें से हम लोग 7th शेड्यूल के बारे में देखेंगे। हल्का सा आइडिया हम लोग यहाँ पर 5th 6th, मतलब एक बार सबके नाम मैं आपको बता भी दूंगा किस किस शेड्यूल में क्या कुछ होता है, सबके बता देता हूँ। 7th शेड्यूल में क्या है, और इसमें जो लिस्ट है हमारी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, उसको रिफॉर्म करने की क्या ज़रूरत है हमें, एंड वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। टॉपिक बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। प्रीलिम्स में क्वेश्चंस बन जाते हैं इससे, और मेंस में इसका यूज़ बहुत जगह किया जाता है। हालांकि जो यूपीएससी की हैंडी बुकलेट है उसमें मैंने 7th शेड्यूल की जो ये लिस्ट है, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको सेग्रीगेट करके प्रोवाइड भी किया हुआ है। डाउनलोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमारे पास जो टोटल 12 शेड्यूल्स है ना, उसमें अब यहाँ पे मैं पूरा सामने दिखा नहीं सकता हूँ, तो मैं बोलता जाऊँगा। आप लोगों ने पढ़े हुए हैं तो आपको रिवाइज हो जाएंगे। पहले शेड्यूल के अंदर हमारा नेम है ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़, जो हमारा फर्स्ट शेड्यूल है। सेकंड टॉक्स अबाउट जो भी इमोल्यूमेंट्स हैं, अलाउंसेस हैं, प्रिविलेजेस, उनके बारे में। और थर्ड में आता है जो ओथ होती है ना, हमारे जो अफर्मेटिव्स होते हैं, ओथ होते हैं, उन सब के बारे में। फोर्थ में बात की जाती है राज्यसभा के अंदर जो सीट्स का एलोकेशन होता है, वो आता है हमारे 4th शेड्यूल में। तो 4 हो गए। पहला क्या था कि नेम ऑफ स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज। सेकंड में बात की जा रही थी इमोल्यूमेंट्स के अलाउंसेस कैसे मिलते हैं। थर्ड में थी उनकी ओथ वगैरह कैसे, और फोर्थ में आ जाएगा राज्यसभा की एलोकेशन ऑफ सीट्स। अब देखते हैं 5th 6th 7th में और 8th में, ये 4 आसान से हैं। 5th 6th बात करते हैं दोनों ही एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज़ के बारे में। सॉरी क्या कह रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव कह रहा हूँ, शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में। लेकिन 5th के अंदर सारे स्टेट्स ऐड नहीं होते। 6th के अंदर 4 एक्सेप्शंस होते हैं हमारे पास, ठीक है, जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम। दोनों में शेड्यूल्ड एरिया, शेड्यूल्ड ट्राइब की बात की जाती है, लेकिन 5th के अंदर कुछ एक्सेप्शन छोड़ दिए जाते हैं स्टेट्स, वो 6th में कवर होते हैं, जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम। ध्यान रहे मणिपुर नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब 8th तो सबको पता होगा, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात की जाती है, 8th उसमें आता है। 9th के अंदर आते हैं कुछ ऐसे लॉज जिनको प्रोटेक्शन मिलती है फ्रॉम जुडिशियल इनवैलिडेशन से। तो 9th के ऊपर लेकर के डिस्प्यूट भी था, इसको बाद में कि जो जुडिशियल रिव्यू को लेकर सुप्रीम कोर्ट के स्टेटमेंट्स भी आए थे। इन चीज़ों को हम डिटेल में भी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग स्टैटिक नहीं पढ़ रहे हैं, हल्का सा आइडिया दे रहा हूँ आपको। 10th बहुत इजी है, लास्ट मंथ की जो अक्टूबर मंथ की मैगजीन थी उसमें पढ़ा था हम लोगों ने टॉपिक एंटी डिफेक्शन लॉ। जिन्होंने नहीं पढ़ा कभी उस मैगजीन में जाके पढ़ लेना। उसके बाद 11th तो पता ही होगा, जहाँ पे हम लोगों ने डिसेंट्रलाइजेशन की बात की थी। इसी सेक्शन में हम आगे नीचे बात करेंगे 11th शेड्यूल के जो टॉपिक्स हैं, दैट इज़ जो 73rd हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1992 का। और 12th में भी बात की जाती है 74th अमेंडमेंट की। 73rd और 74th दोनों ही अमेंडमेंट जो थे ये डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ अब तक के लिए सबसे बड़े स्टेप्स हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो फिर से क्विकली रिवाइज कर देता हूँ। शेड्यूल 1 ये आते हैं भाई, एग्जाम में पूछ ली जाते हैं, इसलिए नेम एंड स्टेट्स होता है। शेड्यूल में 2 में बात की जाती है इमोल्यूमेंट्स अलाउंसेस की। शेड्यूल 3 में बात की जाती है ओथ्स एंड अफर्मेशन। शेड्यूल 4 टॉक्स अबाउट राज्यसभा सीट के एलोकेशन। 5th में आता है शेड्यूल्ड एरिया, शेड्यूल्ड ट्राइब का एडमिनिस्ट्रेशन। 6th में भी आता है शेड्यूल्ड एरिया, शेड्यूल्ड ट्राइब का एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में। 7th टॉक्स अबाउट ये जो स्टेट लिस्ट वगैरह होती है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। 8th 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। 9th में जो प्रोटेक्शन ऑफ लॉज मिलता है फ्रॉम द जुडिशियल इनवैलिडेशन। 10th एंटी डिफेक्शन। 11th 73rd अमेंडमेंट हुआ था पंचायत वाला। 12th हो गया 74th अमेंडमेंट हुआ था जो म्यूनसिपैलिटीज़ को लेकर हुआ था। ये सब अभी पढ़ेंगे हम 7th और ये 11th 12th वाले जो। तो 15th फाइनेंस कमीशन पर देखते हैं, इस बार मेंस में क्वेश्चन बन सकता है शायद 15th फाइनेंस कमीशन को लेकर। लेट्स सी क्या होता है अभी। नेक्स्ट मैगजीन तो जो आएगी वो मेंस के एग्ज़ाम के बाद ही आएगी, तो देखते हैं कितने चांसेस। अच्छा, इस नवंबर की मैगजीन का भी ध्यान रखना, कितने टॉपिक्स के चांसेस बन रहे हैं उसमें आने की।
तो उसके चेयरमैन एन.के. सिंह थे। उन्होंने कहा था कि क्लाइमेट चेंज और पैंडेमिक जैसी परिस्थिति को लेकर के हमें ध्यान में रखना पड़ेगा शेड्यूल के अंदर लिस्ट में टॉपिक कहाँ कहाँ हैं, तो इसी के बारे में उन्होंने बात की थी। आर्टिकल 246 के अंदर लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं पार्लियामेंट के पास, स्टेट लेजिस्लेचर के पास भी होती हैं, और कुछ सब्जेक्ट्स इनको दिए जाते हैं एज पर द 7th शेड्यूल। तो आर्टिकल 246 अगेन पार्ट 11 में आता है एंड सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस के बारे में बात करता है। 245 से 263 का एक पूरा एक सेट है अपने आपस में, उसमें बीच में 262 आ जाता है इस तरीके से। तो ये पार्ट 11 में आते हैं 245 से लेकर और 263 तक। 263 हम लोगों ने पिछले टॉपिक में देखा था इंटरस्टेट काउंसिल्स। तो सरकारी कमीशन की एक रिपोर्ट आई थी, उन्होंने कहा था कि कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स हैं ना, तो ये ना तो एक्सक्लूसिवली नेशनल कंसर्न के हैं ना ही ये लोकल कंसर्न के हैं, इसलिए कि ग्रे एरिया में रहते हैं। अब हम ये लिस्ट देख लेते हैं। तो संविधान के अंदर किस तरह का लेजिस्लेटिव पावर किसको दी जाएगी, यानी कि यूनियन के पास कुछ सब्जेक्ट्स होंगे जिन पर सिर्फ पार्लियामेंट ही कानून बना सकता है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे जो स्टेट को दे दिए गए कि भाई ये हर स्टेट अलग अलग बना सकता है। फिर कुछ होते हैं कंकरेंट लिस्ट के अंदर, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे डिफेंस का आप देखोगे, अब यहाँ पर बात पुलिस की नहीं की जा रही है, डिफेंस की जा रही है। पुलिस तो आता है स्टेट के अंदर, तो आप देखोगे हर स्टेट की अलग अलग पुलिस होती है, कुछ कुछ उनके अंदर अपने अपने रोल्स भी होते हैं। हालांकि उनको फिर भी कन्फ्यूजन क्यों होती है, स्टेट सब्जेक्ट, ये पुलिस का सब्जेक्ट तो वैसे स्टेट का है, लेकिन गाइडलाइंस बहुत बार आती रहती है कहाँ से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ। तो ये भी अपने आप में एक फेडरलिज्म का इशू रहता है टॉपिक का। पब्लिक हेल्थ ये स्टेट का इशू है। सैनिटेशन, बेटिंग एंड गैम्बलिंग ये टॉपिक हम लोगों ने कवर किया था प्रोबेबली सितंबर या अगस्त मंथ में, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली द मंथ। रेलवेज, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, इस तरह के बड़े बड़े जो मुद्दे हैं ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करती है। अब रेलवेज़ को स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं हैंडल कर सकती, इस पर बात की गई थी पहले रेलवेज़ को लेकर कि रेलवेज़ का जो टॉपिक है इसको स्टेट में शिफ्ट कर दिया जाए, पर ये नहीं हुआ। बैंकिंग तो पता होगा कि फाइनेंस का मैटर है। फॉरेन अफेयर दूसरी कंट्री के साथ करना है तो स्टेट को नहीं दे सकते, अदरवाइज़ क्या होगा, जम्मू कश्मीर किसी कंट्री से कोई बात करेगा, हिमाचल कोई बात करेगा, केरला कोई बात करेगा, राजस्थान कोई बात करेगा। तो ऐसे कुछ मुद्दे जो सेंट्रल लेवल पे हैं। डिफेंस यानी कि यहाँ पर आर्मी, नेवी, इन सब की बात की जा रही है। तो इस लिस्ट में ओरिजिनली 97 सब्जेक्ट्स थे, लेकिन फिर अमेंडमेंट्स के बाद इसमें 3 सब्जेक्ट और ऐड कर दिए गए थे। इस पर भी बहुत बड़ा एक बहस हुई थी, क्योंकि सब्जेक्ट्स जो यहाँ से निकाले गए थे वो स्टेट में से निकाले गए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने आप को और पावरफुल क्रिएट कर लिया, यहाँ से सब्जेक्ट लेके कुछ यहाँ डाल दिए और कुछ यहाँ पर डाल दिए थे। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। जब हम कंकरेंट लिस्ट की बात करते हैं, इसमें वो टॉपिक्स होते हैं जिसपे पार्लियामेंट और स्टेट दोनों ही कानून बना सकते हैं, ठीक है। और दोनों में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो फाइनली किसका से रहेगा, पार्लियामेंट का। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि कंकरेंट लिस्ट का जो मैटर है वो भी कहीं ना कहीं यूनियन के अंडर ही ज़्यादा आता है। अब टॉपिक्स कौन से होते हैं, जैसे एजुकेशन हो गया। आप देखोगे हर स्टेट के अपने स्टेट बोर्ड होते हैं, है ना। सेंट्रल जैसे आप कह सकते हो हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, है ना, एंड उसके बाद केरला बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ऐसे, लेकिन एक सेंट्रल भी होता है CBSE टाइप का भी। तो ये कंकरेंट होता है, इसमें दोनों ही इस पे काम कर सकते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी एजुकेशन पे काम करती है और हर स्टेट गवर्नमेंट भी अपने पे काम करती है। फैमिली प्लानिंग हो गया, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का हो गया, वाइल्ड फायर, एनिमल्स, फॉरेस्ट, ये आपको ध्यान होने चाहिए। फॉरेस्ट हमारे एनवायरनमेंट सेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो फॉरेस्ट कम्स अंडर कंकरेंट लिस्ट। तो पहले स्टेट लिस्ट में 66 हुआ करते थे, उसमें से कुछ टॉपिक्स निकाल करके यूनियन में शिफ्ट कर दिए गए, कुछ निकाल करके कंकरेंट में। अच्छा, कुछ टॉपिक्स ऐसे भी होते हैं, सब्जेक्ट्स कहूँगा टॉपिक्स नहीं, जो इन तीनों ही लिस्ट में से कहीं पर भी नहीं होते हैं, उनको रेजिड्यू में रखा जाता है कि ये दोनों में से कहीं नहीं थे, यानी कि वो मुद्दे अभी तक हमको नोटिस नहीं किए गए थे, लेकिन भविष्य में हो सकता है कुछ ऐसे मुद्दे होंगे, तो उसको हम किसके अंडर डालेंगे, वो कॉन्सेप्ट भी जाता है पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, जो रेजिड्यू पावर्स होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की। अच्छा, ये जो रेजिड्यू वाला जो कॉन्सेप्ट था ये आया कहाँ से था, जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का था ना, जो आप लोग हिस्ट्री में भी पढ़ते हो, पॉलिटी में पढ़ते हो, वहाँ से ही रेजिड्यू की स्टार्ट कर दी गई थी। उस समय भी रेजिड्यू पावर जो हुआ करती थी ना, ये वाइसरॉय के पास होती थी एज़ पर द 1935। ये भी आपसे हिस्ट्री में पूछ सकते हैं प्रीलिम्स के अंदर कि 1935 के एक्ट के अकॉर्डिंगली रेजिड्यू पावर किसके पास थी, वो वाइसरॉय के पास हुआ करती थी। ठीक है जी, तो क्या रैशनल है इस लिस्ट सिस्टम को जो 7th शेड्यूल का है, भारत की यूनिटी और इंटीग्रिटी, एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए होता है। तो कभी कभी ऐसी कुछ सिचुएशंस आ जाती है हमको जहाँ ज़रूरत पड़ती है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्ट्रॉन्ग होगी वही सर्वाइव कर सकती है, तो इसी कारण होता है। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि बहुत सारी कम्युनल फ्रेंजी भी होती है। अब यहाँ पर बात जो कम्युनल की जा रही है, यहाँ सांप्रदायिकता की बात की जा रही है। कम्युनलिज्म क्या होता है, कम्युनलिज्म एक तरह की पॉलिटिकल फिलॉसफी है ना, यानी कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होता है अपनी खुद की आइडेंटिटी के साथ। तो भारत के अंदर जो पहले प्रिंसली स्टेट्स वगैरह थे ना, तो हेड
टू बी इंटीग्रेटेड डिड नॉट हैव एनी इफेक्टिव गवर्नेंस सिस्टम इन प्लेस। तो क्या हुआ था कि जब हम लोगों ने पिछले टॉपिक में बात की थी कि 550 के आसपास जो प्रोविंसेस वगैरह थे हमारे, प्रोविंसेस का मतलब क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स होते थे, इनको प्रोविंसेस बोला जाता था। तो ये सब जब इंटीग्रेट किए गए थे तो उनकी इफेक्टिव गवर्नेंस नहीं हो पाती थी, तो उसके कारण क्या होता था कि टॉपिक्स को डिवाइड करना पड़ता था। एक रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस, अब यहाँ पर अगर हम गवर्नेंस की बात करें तो शासन की बात है, जो जिम्मेदार शासन किया जाए उसको सेटअप करने के लिए, जो माइनॉरिटीज़ जो होते हैं उनके राइट्स को बॉल्स्टर करने के लिए, बॉल्स्टर का मतलब था सपोर्ट करना, एनकरेज करना किसी को, तो उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनाना। माइनॉरिटीज़ के राइट को स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए हमको ज़रूरत पड़ती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बैलेंस क्रिएट करने के लिए, है ना। तो जिस तरीके से जो भी अनस्टेबल फाइनेंशियल पोजीशन होती है न्यू इंडियन स्टेट की, उसने फेवर किया था। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 के अंदर, तो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी हमारी जीडीपी की। तो हमको ज़रूरत पड़ी थी कि हमको सेंट्रलाइजेशन करना पड़ेगा कुछ चीज़ों का, है ना। कोई भी नया इंडियन स्टेट्स होता है उन सब का लेकर, ये प्रोविंशियल वगैरह जो थे, प्रोविंशियल की जो ऑटोनॉमी थी ना, वो एक हिंड्रेंस बन गई थी। हर स्टेट बोलेगा मैं इस तरह की इकोनॉमी सेटअप करूँगा, वो सेटअप करूँगा, तो हमको सेंट्रलाइजेशन करना पड़ा। 1934 की एक जॉइंट कमेटी की रिपोर्ट थी, उन्होंने कहा था कि बहुत नेसेसरी है कि हम ये इंश्योर करें कि जो भी प्रोविंसेस है ना, ये ट्रूली ऑटोनमस भी रहें और अपना जुरिस्डिक्शन इंडिपेंडेंटली डिटरमाइन भी करें। तो ये भी कुछ रीज़न थे, दोनों के बीच में कोऑपरेशन वगैरह होना चाहिए। ये इसमें हल्का सा आइडिया है, इस टॉपिक से मुझे लगता नहीं कुछ लिखने का आपको खास मिलेगा, जस्ट हैव एन आइडिया अबाउट दिस। अब हमें ये देखना है कि जो फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं श्री NK सिंह जी, उन्होंने कहा है कि रिव्यू किया जाना चाहिए इस 7th शेड्यूल को। उन्होंने क्यों कहा है, उसकी नीड क्या है इसको रिव्यू करके रिफॉर्म करने की। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं वो ज़्यादा ऑटोनॉमी डिमांड कर रहे हैं। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं ऑटोनॉमी की, तो ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि स्वशासन वाली बात, है ना, या फिर स्वायत्ता बोलते हैं हिंदी में इसको, ऑटोनॉमी को। तो वो चाहते हैं कि हमारे पास अपनी पावर ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे देखो, कोई भी जो स्टेट होगा वो चाहेगा कि वो कुछ ना कुछ फॉरेन अफेयर्स में कंट्रीब्यूशन दे, डिफेंस भी उसके पास होना चाहिए, रेलवेज बैंकिंग उसके पास हो, एजुकेशन उसके पास हो, फॉरेस्ट उसके पास हो, क्रिमिनल लॉ वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट उसके पास हो। तो हर स्टेट जो है थोड़ी बड़ी ऑटोनॉमी चाहते हैं। तो जो भी 7 शेड्यूल के अंदर फंक्शन सब्जेक्ट्स हम लोगों ने डिवाइड किए गए हैं, कुछ समय के साथ ये इरोड होते जाते रहते हैं। जैसे कि जब हम लोगों ने 1959 के अंदर प्लानिंग कमीशन के सेटअप किया था, जो कि 2015 में, देखो ये याद करने का तरीका कितना आसान है, 51 में आया था और 15 में चला गया, ठीक है, याद कर सकते हो। प्लानिंग कमीशन का मोटिव ही क्या था? प्लान कमीशन का मोटिव ये था कि जो भी स्टेट्स और सेंटर होता है इनके बीच में एक हार्मनी, एक सामंजस्य बना के रखना। तो जब फंक्शंस का डिवीजन होता है 7 शेड्यूल के अकॉर्डिंगली, तो वो समय के साथ इरोड क्यों होता जा रहा है? पहली बात तो हम प्लानिंग कमीशन ले आए, तो हम लोगों ने फिर सेंट्रलाइजेशन वाली बात कर दी, है ना। कुछ सब्जेक्ट्स थे, फॉरेस्ट और एजुकेशन को हम लोगों ने उनको करंट लिस्ट में भेज दिया 42nd अमेंडमेंट के साथ ही, है ना। जो मनरेगा का एक्ट आया था 2005 का, नेशनल फूड सिक्योरिटी का एक्ट, अब इसमें क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कंपलसरी कर देती है स्टेट गवर्नमेंट के लिए। तो क्या कर रहे हैं हमने फंक्शन तो दे दी थी स्टेट्स को, है ना, लेकिन हम बाद में क्या कर रहे हैं, नई नई चीज़ें ला करके अपने दोबारा सेंटर को दोबारा से स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो इसलिए स्टेट्स कहते हैं भाई हमारे पास ग्रेटर ऑटोनॉमी होनी चाहिए। तो कुछ और भी थे ग्रीवेंसेस, जैसे रेजिडी पावर्स ऑफ सेंटर को लेकर हम लोगों ने बात की थी, रेजिडी पावर सेंटर के पास रहती है। तमिलनाडु में जो मैंने पिछले टॉपिक में भी आप लोगों को बताया था, ये वाले दोनों के नाम मैंने लिए थे। राजमन्नर कमेटी बनाई गई थी तमिलनाडु में 1969 में, और आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन आया था पंजाब में 1973 में। इन्होंने कहा था कि कुछ एंट्रीज़ जो है ना वो स्टेट लिस्ट को दे दी जाए, यूनियन और कंकरेंट से हटा करके, है ना, एंड कुछ रेजिडी पावर्स भी दी जाए स्टेट को। तो ये कुछ कारण है, स्टेट्स जो हैं वो डिमांड कर रहे हैं ग्रेटर ऑटोनॉमी, कुछ ऐसे मुद्दे उन्होंने उठाए हैं पहले कई बार, तो इसलिए हमको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है 7 शेड्यूल को। फिर हमको डिसेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत है, जैसे हम लोगों ने बात की थी 11th शेड्यूल और 12th शेड्यूल में। 11th शेड्यूल में हमने क्या किया था, 73rd अमेंडमेंट लेके आए थे। 12th शेड्यूल में हम लोगों ने 74th अमेंडमेंट की बात की है। 73rd में हम बात करते हैं पंचायत की, 74th में हम बात करते हैं म्यूनसिपैलिटीज़ को लेकर के। तो उन्होंने क्या किया था कि हम लोगों ने अर्बन और लोकल बॉडीज़ और रूरल लोकल बॉडीज़ को डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि सरकार का जो 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट होता है, जो कि गांधी जी का सपना था कि 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, उसको सेटअप करने के लिए। बट हुआ क्या है इसमें प्रॉब्लम, हम इस डिसेंट्रलाइजेशन में प्रोग्रेस बहुत कम हुई है। जो भी फंक्शंस असाइन किए गए थे अब तक क्लियर नहीं है, और जो फंड्स हैं बहुत अनसर्टेन है, इनएडुकेट्स हैं। कुछ स्टेट्स ने इसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया भी नहीं है। तो ये एक कारण है, हमको डिसेंट्रलाइजेशन अच्छे से करना पड़ेगा। गवर्नेंस चेंज होती रहती है, शासन बदलता रहता है, स्टैटिक नहीं रहता, है ना। समय के साथ शासन बदलता रहेगा, एक जगह टिका नहीं रहेगा। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हम लोगों ने मुद्दे 1950 में रखे थे उनको हम रिव्यू करें, ताकि उनमें रिफॉर्म बदला जाए। जैसे कि आज के समय में क्लाइमेट चेंज और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है ना। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोगों ने ड्राफ्ट किया था उस समय ये चीज़ इतनी कंसीवेबल नहीं थी, वहाँ पर ऐसी सिचुएशन नहीं थी क्लाइमेट चेंज को लेकर या फिर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को लेकर। अब
ये बहुत इम्पेरेटिव हो गए हैं गवर्नेंस को लेकर। इम्पेरेटिव का मतलब यहाँ पर है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए, बहुत अर्जेंट हो गए। कुछ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो हैं ये फ्लेक्सिबल होनी चाहिए कि वो स्टेट गवर्नमेंट को चॉइस होनी चाहिए कि वो अडॉप्ट करना चाहते हैं नहीं। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का भी अपने आप में एक टॉपिक बनता है इशू का। होता क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्कीम निकालती है कि इसमें हम लोग इतनी परसेंट फंडिंग हम लोग करेंगे, बाकी जो फंडिंग होगी वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए कंपलसरी करनी होगी। फिर कुछ रिकमेंडेशंस आई थी कमीशंस की जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए थे। 1988 की रिपोर्ट थी सरकारी कमीशन की। उन्होंने कहा था कि लेजिस्लेटिव रिलेशंस को लेकर ना एक पूरा का पूरा एक चैप्टर होना चाहिए। कुछ मेजर रिकमेंडेशन देखो, अभी ये रिकमेंडेशन 3 है, याद कर लेना, यही बहुत मोस्टली यूज़ होंगी। पहली बात, रेजिड्यू पावर जो है ना वो ट्रांसफ़र की जाए यूनियन लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट के अंदर, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर ऐसी कोई रेजिड्यू पावर जो टैक्सेस वगैरह को इम्पोज करेगी उसको यूनियन लिस्ट में रहने दो, बाकी सारे रेजिड्यू पावर को आप स्टेट लिस्ट में दे दो। ये रिकमेंडेशन था सरकारिया कमीशन का। सरकारिया एक उनका जस्टिस नाम था, आई थिंक जस्टिस HC सरकारिया था फुल नेम शायद। दूसरा रिकमेंडेशन उन्होंने कहा था कि स्टेट्स का कंसल्टेशन होना चाहिए सेंटर के द्वारा। जब भी कोई एक्सरसाइज वगैरह पावर की ली जाती है कंकरेंट लिस्ट से तो दोनों का कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी है। तीसरा, सेंटर को अपने फील्ड को थोड़ा लिमिट करने की ज़रूरत है, खासकर कंकरेंट लिस्ट के अंदर, ठीक है, ताकि यूनिफॉर्मिटी बनी रहे नेशनल पॉलिसी को लेकर। ये कुछ रिकमेंडेशंस हैं, छोटे छोटे रिकमेंडेशंस हैं, आप याद कर सकते हो, टॉपिक बहुत छोटा, ज़्यादा बड़ा नहीं है। MM पंची कमीशन आया था 2010 में। उन्होंने क्या कहा था कि यूनियन को सिर्फ वो सब्जेक्ट्स ट्रांसफ़र किए जाने चाहिए कंकरेंट लिस्ट में जो बहुत ही सेंट्रल हैं हमारे नेशनल इंटरेस्ट को लेकर, उसके केंद्र में रहते हैं। फिर हमको कुछ फॉर्मल इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा जहाँ पर मैंडेटरी कंसल्टेशन होना चाहिए यूनियन और सेंटर के बीच में। रेजिड्यू पावर्स को हम लोगों को बहुत स्पैरिंगली यूज़ करना पड़ेगा। स्पैरिंग का मतलब है किफ़ायती तौर पर, यानी कि स्मॉल अमाउंट्स में यूज़ करें ताकि कोई चीज़ में कोई वेस्टेज ना हो। और रेजिड्यू पावर जो है लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए, ठीक है, किसी भी तरह की जो लिस्ट जब तक ख़त्म ना हो जाए उसके अंदर जितना हो सकता है हम लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइडेड लिस्ट में से यूज़ कर लेना चाहिए। फिर जो भी हमारी लिस्ट है उनका हमें समय समय पर एक पीरियोडिक रिव्यू करना चाहिए। कुछ ऐसी एंट्रीज हैं जो बहुत ही ऑब्सोलीट यानी कि पुरानी हो चुकी है, जिनका आज की डेट में कोई पॉइंट नहीं है। जैसे कि ये जो एंट्री 34 है यूनियन लिस्ट के अंदर, कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स फॉर द एस्टेट ऑफ रूलर्स ऑफ इंडियन स्टेट। इसमें क्या होता है ना, कोर्ट ऑफ वॉर्ड ना एक लीगल बॉडी हुआ करती थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना उसके टाइम की चीज़ है ये। वो क्या करते थे कि अगर किसी भी एस्टेट के अंदर कोई भी माइनर होता था ना, उसको एयर यानी कि उसकी जो संपत्ति उसको आगे ट्रांसफ़र होती थी, अगर वो माइनर होता था उसके पिता वगैरह की मृत्यु हो जाती थी तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए होता था ये। तो आज के समय में इसकी ज़रूरत नहीं है इस लिस्ट की, तो हमको इसको रिव्यू करना पड़ेगा कि ये ऑब्सोलीट हो चुका है। फिर कंकरेंट लिस्ट के अंदर जो बॉयलर्स होते हैं ना, जैसे ये बॉयलर की बात की जा रही है, स्टीम बॉयलर्स होते हैं, तो इसको लेकर के 2019 में काफ़ी बार ये मुद्दा उठा भी था। अगर आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा कि बॉयलर्स का जो एक्ट है इसको हटा देना चाहिए क्योंकि इसकी अभी वो इंपॉर्टेंस नहीं रही है। प्रेजेंट डे की गवर्नेंस को लेकर कुछ टॉपिक्स हैं जो हम लोग रेजिड्यू में कंसिडर करते हैं, इनको रेजिड्यू से हटा करके हमें लिस्ट में सेटअप करना चाहिए, यानी कि यूनियन में डालो या स्टेट में कंकरेंट में। जैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन हो गया, टेररिज्म हो गया, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, ये टॉपिक्स हैं, ये हमको इन लिस्ट में ऐड करने चाहिए जो भी नहीं है लिस्ट में। एप्रोप्रिएट प्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एंट्रीज़ का, यानी कि उन्होंने कहा था ये एक फ्रेमवर्क दिया गया था जो विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी है। ये विधि सेंटर की ना रिपोर्ट्स आती हैं लॉ के कुछ टॉपिक्स को लेकर, जुडिशरी लॉ को लेकर। तो आप जुडिशरी का कोई टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, विधि सेंटर का नाम वहाँ पर 2-3 बार आता है, कुछ इन्होंने रिपोर्ट्स वगैरह दी थी। तो बस ये यही कहना चाह रहे हैं कि कुछ पहले की जो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग कुछ ऐसी चीज़ें थी, यानी कि जो टॉपिक्स हैं लिस्ट के अंदर, उनको सही जगह पर उनको प्लेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये था हमारा टॉपिक अबाउट 7th शेड्यूल। उसमें नीड लिस्ट के बारे में काफ़ी कुछ मैंने इसमें एडिशनल भी आपको ऐड करके बता दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। पॉलिटी एंड गवर्नेंस का टॉपिक नंबर 1.3 टॉक्स अबाउट चेंजिंग रोल ऑफ सिविल सोसाइटी इन इमर्जिंग इंडिया। भारत के अंदर किस तरीके से सिविल सोसाइटी का जो रोल है वो चेंज होता जा रहा है। तो ये न्यूज़ में इसलिए था, जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवाल जी, उन्होंने कहा है कि अगर ये सिविल सोसाइटी सबवर्ट कर दी जाए, सबवर्ट मतलब होता है इनको किसी तरीका का डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, डैमेज कर दिया जाए, या इनको डिवाइड कर दिया जाए, इनको मैनिपुलेट किया जाए, तो हमारे नेशन को ये कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचा सकती हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि सिविल सोसाइटी एक न्यू फ्रंटियर ऑफ वॉर है, 4th जनरेशन वॉरफेयर जिसकी हम बात करते हैं। 4th जनरेशन वॉरफेयर का मतलब क्या हो गया, देखो 1st जनरेशन वॉरफेयर के अंदर एक बैटलफील्ड वाली बात की जाती थी, महाभारत का युद्ध जैसे हो गया। 2nd जनरेशन के अंदर आर्टिलरी फायर काम आ गया था। 3rd जनरेशन में स्पीड आई, सरप्राइज, इन्फिल्ट्रेशन हुआ एक एनिमी के मिलिट्री के द्वारा। 4th जनरेशन वॉरफेयर का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जहाँ पर कोई स्टेट अपनी मोनोपली जो होती है, मोनोपली मतलब होता है एकाधिकार, उसको खो देता है वॉर के अंदर, है ना, और वो फाइट करता है नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ। देखो नॉन स्टेट एक्टर्स को लेकर के मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है पहले। तो नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ काम करता है, जैसे टेरर ग्रुप्स हो गए, इंसर्जेंट्स हो गए, इनके साथ काम करता है।
इसको लेकर के एक माइंड मैप भी ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ है जो यूपीएससी की हैंडी बुकलेट में नॉन स्टेट एक्टर्स वाला पूरा डिटेल में है। इसी के लिए भारत को चाहिए कि एक सिविल सोसाइटी को तरीके से प्रिपेयर किया जाए। अभी सिविल सोसाइटी क्या होती हैं, इनका क्या रोल होता है। जर्मन फिलोसफर हैं हीगल थे, उन्होंने एक टर्म दिया था सिविल सोसाइटी को लेकर, और ये हीगल के बारे में हम लोग एथिक्स में पढ़ते भी हैं। वर्ल्ड बैंक ने भी एक डेफिनेशन दी थी कि सिविल सोसाइटी का मतलब होता है एक वाइड एरे होता है जहाँ पर नॉन गवर्नमेंटल और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का पब्लिक में एक प्रेजेंस होता है जो अपने वैल्यूज़ और इंटरेस्ट को एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ पर लोग वॉलंटरली कुछ ग्रुप्स फॉर्म करते हैं अपने एक ऑब्जेक्टिव ऑफ वेलफेयर को अचीव करने के लिए। एग्जाम्पल में केरला का कुदुम्श्री का एक एग्जाम्पल दिया गया है जहाँ पर जिसे हम नेबरहुड ग्रुप्स कहते हैं। तो केरला में ये बहुत पहले का है, काफ़ी पुराना है, और हर बार इसको एग्जाम्पल में यूज़ किया जाता है यूपीएससी में। केरला के जो विमेन थे उन्होंने आपस में मिलकर एक बहुत अच्छी इफेक्टिव स्ट्रेटजी बनाई कैसे वो रूरल और अर्बन एरियाज़ में विमेन को एम्पावर करेंगे, प्लस में पॉवर्टी इरेडिकेशन में भी इसका एग्जाम्पल दिया जाता है। तो आपका जो सोशल इश्यूज़ वाला टॉपिक होगा पॉवर्टी, उसमें भी कुदुम्श्री का एग्जाम्पल काफ़ी आता है। तो सिविल सोसाइटी एक सोसाइटी होती है जो पीपल के द्वारा ही ड्राइव की जाती है और एंशिएंट टाइम से है, लेकिन समय के साथ इसमें बदलाव आते रहे हैं। अब इसका रोल क्या होता है, पहला जो हम देखें तो एडवोकेसी का मतलब होता है वकालत करना। देखो एक पर्टिकुलर इशू को अगर हम सिविल सोसाइटी में एड्रेस करेंगे तो सिविल सोसाइटी का पूरा ग्रुप उस इशू की वकालत करेगा। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन एंड मेंटेनेंस, हम लोगों ने पॉवर्टी की बात की थी, शासन को बदलने में मदद करेगा छोटे छोटे एग्जाम्पल से, यानी कि बॉटम टू टॉप जो अप्रोच हमारी जाती है नीति आयोग फॉलो करता है वो बहुत हेल्प करेगा गवर्नेंस को इम्प्रूव करने में। ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, यानी कि लोगों को उनके बारे में पर्टिकुलर स्किल्स की ट्रेनिंग देना, उनकी कैपेसिटी उनकी क्षमता को बढ़ाना। रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड करना, कोई भी ऐसा ग्रुप काम करेगा, कोई एनजीओ भी काम करेगी तो ये काम करते हैं। इनकम जनरेशन के प्रोजेक्ट्स होते हैं, छोटे छोटे चीज़ों के ऊपर छोटे छोटे स्टार्टअप्स पे काम करते हैं प्रोजेक्ट्स के ऊपर। नए लाइवलीहुड के प्रोग्राम्स को एनकरेज करना, उनका प्रोत्साहन बढ़ाना। कोऑपरेटिव्स और ज़्यादा ऑर्गेनाइज करना जहाँ पर आपस में तालमेल में काम किया जाए। सोशल सर्विस को ज़्यादा बेहतर तरीके से डिलीवर करना। तो ये सब रोल हैं, ये कीवर्ड्स हैं जो आपको याद करने होंगे। किस तरीके से इमर्जिंग इंडिया का रोल चेंज हो रहा है सिविल सोसाइटी को लेकर। गवर्नेंस, शासन की अगर हम बात करें तो सिविल सोसाइटी की स्ट्रेंथ, उसकी जो ताकत है, उसका एक बहुत ही पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हो सकता है हमारी स्टेट पर भी और हमारे मार्केट पर। यहाँ पर स्टेट कंट्री की बात की जा रही है, मार्केट यहाँ पर इकोनॉमी की बात की जा रही है। तो देखा जाए तो सिविल सोसाइटी बहुत बेहतर काम कर सकती है हमारे देश को ट्रांसपेरेंट, इफेक्टिव, ओपननेस, रिस्पॉन्सिवनेस, अकाउंटेबिलिटी के स्टेज पर काम कराने के लिए। पहले क्या होता था, सिविल सोसाइटी ना एक वॉच डॉग की तरह निगरानी रखने वाला काम किया करती थी, गवर्नमेंट के मैकेनिज्म्स यूज़ करना, ठीक है। तो आज के टाइम में क्या होता है, सिविल सोसाइटी एक्सेस इंश्योर करती है कि हर एक को एक राइट टू एक्सेस हो इन्फॉर्मेशन का। जैसे कि राजस्थान के अंदर ये मजदूर किसान शक्ति संगठन जो था, इसके कारण ही 2005 का आरटीआई एक्ट आया था, उन्होंने डिमांड जब की थी। तो सिविल सोसाइटी ने क्या काम किया, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन को लेकर के एक स्टेप लिया, अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करने में हेल्प करता है। अब ये ना भारत में पहले क्या था, जो ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट था ना वो डोमिनेट करता था, लेकिन आरटीआई के बाद क्या हो गया, इसकी डोमिनेंस कम हो गई। तो आरटीआई तो अपना पूरा का पूरा गवर्नेंस में फुल टॉपिक है, इसमें मेंस में प्रीलिम्स में क्वेश्चन रिपीटेडली टाइम टू टाइम आते ही रहते हैं, हमें पता भी होना चाहिए। सोशल की अगर हम बात करते हैं आगे, समाज के स्तर पर, तो वॉइसलेस लोगों को जो अपनी बातें सामने नहीं रख सकते, उनको अपनी बात सामने रखने का एक मौका मिल जाता है। अनऑर्गेनाइज जो कम्युनिटीज़ होती है उनका क्या इंटरेस्ट है, उनको रिप्रेजेंटेशन का एक मौका मिल जाता है। दूसरे तरीके से अगर हम कहें तो सिविल सोसाइटी कहीं ना कहीं लोगों में सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट बोलते हैं सशक्तिकरण को, लोकल कम्युनिटीज़ के एम्पावरमेंट के लिए काम करती है। कुछ एनजीओज़ के नाम लिए गए यहाँ पर, चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन, वर्ल्ड विजन, आरंभ इंडिया, ये बहुत महत्वपूर्ण है चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ को लेकर, भी एग्जाम्पल्स हैं, आपको नाम याद हो जाने चाहिए। इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो भारत में बहुत सारे रिफॉर्म्स, बदलाव लाने के लिए इन सिविल सोसाइटीज़ का बहुत मेजर रोल रहा था। जैसे मनरेगा, हम लोगों ने अक्टूबर मंथ की मैगजीन में मनरेगा पे पूरा डिटेल में टॉपिक पढ़ा था, और इसके माइंड मैप्स तो बहुत पहले से अवेलेबल थे, जो हैंडी बुकलेट थी उसमें डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड लिंक है। फॉरेस्ट राइट एक्ट भी हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा हुआ है, उसके भी माइंड मैप्स वगैरह अवेलेबल हैं। राइट टू एजुकेशन वगैरह, इन सब चीज़ों के माइंड मैप्स वगैरह ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो ये सब जो एक्ट्स वगैरह आए गए हैं, ये हमारी इकोनॉमी में बहुत मेजर रिफॉर्म्स हैं, इनमें कहीं ना कहीं बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया था इन सिविल सोसाइटीज़ ने। एनवायरनमेंट की अगर हम बात करते हैं तो आप उड़ीसा में अगर देखेंगे तो वहाँ चिल्का लेक हो गया, वहाँ कांडाडार फाल प्रोटेक्ट हो गया, और ये ऑलिव रिडली टॉर्टोइज को लेकर कोस्टल बीच प्रोटेक्शन मूवमेंट, इन सब के अंदर लोकल एक्टिविस्ट काम करते हैं। तो ये सिविल सोसाइटी का ही पार्ट होते हैं। तो क्या होता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाने पर ये कई कुछ मल्टीपल
प्रोजेक्ट्स को स्टॉप करने में मदद कर देते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि सिविल सोसाइटी बहुत ज़्यादा एजिटेशन दिखाती है इन चीज़ों के अगेंस्ट। तो ये हेल्पफुल होते हैं हमारे एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए। राजनीतिक स्तर पर अगर हम देखें तो इनका निगरानी रखने का एक फंक्शन होता है, मॉनिटर करने का होता है कि जो फिलहाल जो मशीनरी काम कर रही है वो कितनी अकाउंटेबल है, आंसरेबल है कि नहीं। अकाउंटेबल का मतलब ही होता है जिनके लिए आप काम कर रहे हो आप उनके लिए जवाबदेही भी करोगे, आप उनको जब आंसर भी दोगे। सिटीजन्स के लिए गवर्नमेंट काम करेगी तो सिटीजन्स उसके लिए गवर्नमेंट सिटीजन्स को अकाउंटेबल भी रहेगी। तो कुछ एनजीओ हैं जैसे कि ADR हो गया, तो इन्होंने किस तरीके से इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स को लेकर काम किया था, इलेक्शन मैनेजमेंट रिफॉर्म्स को लेकर के काम किया था। ये बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। देन सिविल सोसाइटी को अपने पूरे पोटेंशियल को रियलाइज़ करने के लिए कुछ चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा, डिजिटल लिटरेसी की कमी है, ऑनलाइन सेफ्टी अपने आप में इनके लिए एक एलियन कॉन्सेप्ट है। बहुत जगह पर लैंग्वेज एक बैरियर बन जाती है जिससे ये इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर नहीं पाते और सिनेरियो बहुत कंपाउंड जाता है। इकोनॉमिक दर की बात करें तो ये डिपेंडेंट होते हैं डोनेशन, पूरी की पूरी सोसाइटी जो होती है ये डोनेशंस पर चलती है, तो अगर इनको डोनेशंस नहीं मिलेगी तो ये फंक्शन नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली। सामाजिक दर की बात करें तो स्लोइंग डाउन द एजेंडा ऑफ लिबरलाइजेशन, क्लियरिंग ऑफ कॉरपोरेट प्रोजेक्ट्स। देखो इनमें अवेयरनेस की कमी होती है, ठीक है। भारत के अंदर जो लिबरलाइजेशन का जो एजेंडा होता है ना, ये उसको लिबरलाइजेशन का मतलब ऐसा नहीं होता कि लिबरलाइजेशन बिल्कुल ही बेकार है, कुछ एस्पेक्ट्स इसके अच्छे होते हैं, लेकिन हर चीज़ जो अतिक्रमण जो अति हो जाए इसकी, उसके बाद उसकी इति आती है। तो टू मच ऑफ लिबरलाइजेशन इज़ नॉट गोइंग टू वर्क इन कंट्री लाइक इंडिया, क्योंकि यहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। हर कोई अगर अपनी अपनी लिबरलाइजेशन पे काम करेगा तो, हालांकि हम लोग अपने प्रियम्बल में बात करते हैं टू गिव लिबर्टी, बट लिबर्टी में भी एब्सोल्यूट लिबर्टी की बात नहीं होती है। इट ऑलवेज कम्स विद टर्म्स एंड कंडीशन। जैसे हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है, उनमें टर्म्स एंड कंडीशन है। तो लोगों में लैक ऑफ अवेयरनेस होता है कि किस तरीके से सिविल सोसाइटी फंक्शन काम करती है। जब इनकी कमी अवेयरनेस की कमी होती है तो जो भी किस तरीके भी जो लिबरलाइजेशन का एजेंडा होता है उसको फुलफिल करने में प्रॉब्लम होती है। पॉलिटिकल की अगर बात करें तो हम 2015 में सेंटर ने फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स कंपलसरी कर दी थी। जैसे कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन है, जो NGOs वगैरह होती हैं इनमें फॉरेन कंट्रीब्यूशन कहाँ से आएगा नहीं आएगा, उन सब को लेकर सेंटर ने तकरीबन कुछ इतने 10,000 के आसपास रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिए थे, और उसके बाद अराउंड 5,000 2017 में तो कंपलसरी कर दिया था। इनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी उसकी फाइलिंग होगी, तो इनको क्वार्टरली अपनी फाइलिंग्स करनी पड़ती हैं कि कितने ग्रांट वगैरह डोनेशन आया फ़ॉरेन से। ये एक इनको इशू बन गया था, क्योंकि ऊपर हम लोगों ने बात की डिजिटल लिटरेसी को लेकर इशू था, फिर यहाँ पर इनके लिए चीज़ें कठिन कर दी गई। सिक्योरिटी की अगर बात करें तो इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक रिपोर्ट ये कहती है कि कुछ जो फॉरेन फंड्स आते हैं इंडिया के अंदर वो भारत के इन सिविल सोसाइटीज़ में आते हैं, NGOs वगैरह में आते हैं, ये हमारे नेशनल पीस और सिक्योरिटी को कहीं ना कहीं डिस्टेबलाइज करते हैं। तो ये भी क्या रहता है कि इस तरीके से ऐसा भी नोटिस करने को मिला था कि ये लोग इस पैसे को नक्सल्स वगैरह को ट्रेन करने में इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं जो हमारी सिविल सोसाइटीज़ को फेस करने पड़ते हैं दिन प्रतिदिन। हम क्या कर सकते हैं इन सिविल सोसाइटीज़ को बेहतर बनाने के लिए? जो भी हमारे CSIs हैं, सिविल सोसाइटी के इंस्टीट्यूशंस हैं, ये अकाउंटेबल रहें। जो भी एक्टिविटीज़ ये कर रहे हैं समाज के लिए, समाज को भी इन्फॉर्म करते रहे, समाज से पूछते भी रहे। एक मैंडेट भी होना चाहिए और एक मैनिफेस्टो भी इनका क्लियर होना चाहिए। फंडिंग इनकी कहाँ से आ रही है, इनको रिच डोनर्स के ऊपर डिपेंडेंसी कम करनी पड़ेगी। रिच डोनर्स में क्या होता है कि जो व्यक्ति रिच होगा वो बहुत ज़्यादा पैसा देगा। मान लीजिए कोई एक इंस्टीट्यूशन है इसमें से सिविल सोसाइटी का, अब एक को एक तरफ से 10 करोड़ रुपए आ रहे हैं, तो जिस व्यक्ति ने एक अकेले ने 10 करोड़ रुपए दिए हैं, ऑब्वियस सी बात है ना, वो अपने काम करवाना चाहेगा सिविल सोसाइटी से। वो अपनी बातें रखेगा सामने कि भाई मैं आपको इतना डोनेशन दे रहा हूँ आपके फंक्शन के लिए, आप मेरा ये काम करवाओ। तो डिपेंडेंसी रिच डोनर्स पर कम करनी पड़ेगी। एंड कुछ स्टैंडर्ड्स होने चाहिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के भी, कि किस तरीके से इनकी पब्लिक ऑडिटिंग हो, सोशल ऑडिटिंग हो, ताकि इनकी फंक्शनिंग बेहतर रहे। हायरिंग द बेस्ट टैलेंट। अब ये तो बहुत जाहिर सी बात है कि ये वॉलंटियर सर्विस होती है, लोग अपनी स्वेच्छा से आते हैं, पर इनको ये भी देखना पड़ेगा कि इनको टैलेंट भी बेस्ट चाहिए होगा, अदरवाइज़ क्या होगा, इनको खर्चा बढ़ जाता है ना। जो लिविंग वेज स्टाइपेंड वाली चीज़ उनको देनी पड़ती है, अगर ये अनस्किल्ड लोगों के साथ काम करते हैं तो इनका खर्चा ज़्यादा बढ़ जाता है, इनका एफर्ट इतना कम हो जाता है। टेक्नोलॉजी में हम देखें तो इनको हम लोगों ने ऊपर बात की कि नई टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर पाते, डिजिटल लिटरेसी की कमी है, तो उस पर काम करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, दूसरी सोसाइटीज़ के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, और गवर्नमेंट में प्राइवेट सेक्टर हो गया, ये सब इनको डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकते हैं, कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकते हैं, एंड ये चीज़ें की जा सकती हैं। सिविल सोसाइटी को लेकर ये एक टॉपिक था, सिविल सोसाइटी इन इंडिया। ये विजन की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो ये टॉपिक तो। इट कैन बी आस्क्ड इन मेंस एग्जाम। तो हम लोगों ने देख लिया न्यूज़ में क्यों था, सिविल सोसाइटी क्या होती है, उसके रोल्स क्या होते हैं, क्या इमर्जिंग रोल है इनका, चैलेंजेस क्या हैं इनके लिए, एंड वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है।
अगर आपको ये माइंड मैप चाहिए मोर देन 600 टॉपिक्स के, करंट अफेयर्स में भी और स्टैटिक में भी, जैसे एक्सट्रेडिशन हो गया तो इसमें नोडल अथॉरिटी कौन होता है, उसमें बास टू एक्सट्रेडिशन क्या है, या फिर कोई रिसेंट अमेंडमेंट है, कोई नया बिल आया है, कोई नया एक्ट आया है, उनके कोई रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, उनमें चैलेंजेस क्या होते हैं, की एरियाज़ क्या होते हैं, या फिर कोई स्टैटिक का टॉपिक है जैसे अहोम किंगडम है, उसका सोसाइटी कैसे काम करता है, रिलीजन कैसे काम करता है, और उनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर हो गया, या फिर एग्रीकल्चर में नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, इसका मिशन क्या था, बेनिफिट्स क्या है, इनके चैलेंजेस क्या हैं, कंसर्न क्या है, गाइडलाइंस क्या हैं। तो डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड लिंक है, और आपको और सैम्पल्स देखने हो उसका लिंक भी उसमें टाइम स्टैम्प गिवन है डिस्क्रिप्शन में, यू कैन वॉच इट एंड डाउनलोड कर सकते हो। 600 से ज़्यादा माइंड मैप्स हैं यहाँ पर। पॉलिटी एंड गवर्नेंस का टॉपिक नंबर 1.4 है पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996। देखो टाइटल को समझने की कोशिश करो, इसको पीसा एक्ट भी बोलते हैं हम। पंचायत को शेड्यूल्ड एरियाज़ में भी एक्सटेंड किया गया है। तो पंचायत का कॉन्सेप्ट तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट के साथ आ गया था 1992 में। 1996 में हमने उसी पंचायत के कॉन्सेप्ट को शेड्यूल्ड एरियाज़ में भी ट्रांसफ़र किया था आगे फर्दर। तो अभी ये न्यूज़ में क्यों है, हम लोग इस टॉपिक को क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें इस पीसा एक्ट के 25 साल हो चुके हैं। तो इसीलिए आज़ादी का जो अमृत महोत्सव जो हम लोग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसी के दौरान इसको भी कमेमोरेट किया गया था। अब ये एक्ट क्या होता है, इसकी क्या पावर्स मिलती हैं, प्रोविजंस क्या हैं इस एक्ट के, सिग्निफिकेंस यानी कि इंपॉर्टेंस, और चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, वे फॉरवर्ड क्या है, इस टॉपिक में हमें ये सारी चीज़ें जाननी है। आसान टॉपिक है और थोड़ा सा हम लोगों ने इसके बारे में हल्का सा डिस्कशन भी किया था, तो आपको आइडिया होगा ही। तो आर्टिकल 243M, ठीक है जी। देखिए 243 का जो आर्टिकल है ना, वो पार्ट 9 से लेकर और पार्ट 9B तक चलते हैं। एक्चुअली पार्ट 9 के बाद ना पार्ट 9A भी है, पार्ट 9B भी है हमारा, और ये सब पंचायत, म्यूनसिपैलिटी और कॉर्पोरेट सोसाइटी के साथ डील करता है। तो पार्ट 9 डील्स करता है पंचायत के साथ, 9A डील करता है म्यूनसिपैलिटीज़ के साथ, और 9B डील करता है जो हमारी कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं उनके साथ। तो उसमें से आर्टिकल 243M जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसने एग्जेम्पशन दिया था 5th शेड्यूल्ड एरियाज़ को फ्रॉम पार्ट 9। अब 5th शेड्यूल में हम लोगों ने बात किसकी की थी, शेड्यूल्ड एरिया, तो शेड्यूल्ड ट्राइब की, जो हम लोगों ने सेकेंड टॉपिक में बात की थी 12 शेड्यूल्स के बारे में। तो सरकार की रिकमेंडेशंस आई थी कि जो शेड्यूल्ड एरियाज़ जो होते हैं ना, यहाँ पर भी पंचायत को एक्सटेंड किया जाए, और इसके लिए कमेटी थी दिलीप सिंह भूरिया कमेटी। तो 1996 में एक्ट बनाया गया था। तो कहते हैं पीसा को अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशन विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। अब ये प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पीसा दे देंगे, एंटी डिफेक्शन दे देंगे, इस तरीके से 2-3 एक्ट के नाम दे देंगे और आपको सही पे टिक करना होगा। तो पीसा का जो एक्ट है ना, इसमें जो प्रोविजंस होते हैं, ये पंचायती राज की जो 9th हमारे पार्ट के जो प्रोविजंस हैं वो एक्सटेंड किए जाते हैं, ठीक है, 5th शेड्यूल के एरियाज़ के ऊपर। और 5th शेड्यूल के एरियाज़ के ऊपर जनरली ये 10 स्टेट्स में किए जाते हैं, क्योंकि 10 स्टेट्स के अंदर ही हमारे ये रीजन्स हमको मिलेंगे। कौन से 10 स्टेट्स, ये आपको याद होने चाहिए। जो 10 स्टेट्स हैं ना, इनके बारे में हमको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। दीज आर आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना। तो इसमें इन्होंने ग्राम सभा की कम्युनिटी के बारे में बात की हुई है। और मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज, ये तो बहुत जाहिर सी बात है कि पंचायत का है, तो नोडल मिनिस्ट्री यानी कि जो रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री होगी वो पंचायती राज वाली मिनिस्ट्री ही होगी। तो ग्राम सभा और पंचायत को पावर दी जाती है सरकार के द्वारा उनके रोल को लेकर। अब हम ये देख लेते हैं क्या क्या पावर्स मिलती हैं ग्राम सभा को अंडर द पीसा एक्ट। मैंडेटरी कंसल्टेशन होगा लैंड को अगर एक्वायर करना हो तो, यानी कि जो ज़मीन वगैरह किसी की एक्वायर करनी है तो उसके लिए कंसल्टेशन किया जाएगा, विचार विमर्श किया जाएगा। एलियनेशन नहीं होगा, किसी से ज़ोर ज़बरदस्ती ज़मीन नहीं ली जाएगी। और अगर किसी तरीके से लैंड का एलियनेशन होता है तो उसको रिस्टोर भी किया जाएगा। फिर अगर कुछ मूवमेंट हुई है, लोगों को इधर से उधर शिफ्ट किया गया है ज़मीन वगैरह को लेकर के, तो ग्राम सभा का रोल होगा कि वो रिसेटलमेंट पे काम करेगी, रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड करेगी, लाइसेंस वगैरह माइनिंग वगैरह के लिए, लीजिंग वगैरह के लिए अगर ऐसा कुछ होता है तो। लिकर, शराब वगैरह को लेकर के जो भी कुछ कंजम्पशन होगा, सेल होगा, उसको रेस्ट्रिक्ट करना है, उसको रेगुलेट करना है। ये नहीं कि बिना किसी कंट्रोल के ही शराब वगैरह वहाँ बिकती जा रही है। विलेज में होने वाले छोटे छोटे मार्केट्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। मनी लेंडिंग, जो पैसा उधार दिया जाता है मनी लेंडर्स के द्वारा, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, तो उसके ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए खासकर। माइनर वाटर की बॉडीज़ जो होती हैं उनकी ऑनरशिप कैसे है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस वगैरह को लेकर इस पर ध्यान रखना पड़ेगा। इंस्टीट्यूशंस और जो फंक्शनरीज़ होते हैं सभी सोशल सेक्टर्स के, लोकल प्लेन्स के, उनको भी गवर्नमेंट, इसको ग्राम सभा को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ग्राम सभा को पावर दी जाती है। पीसा एक्ट के प्रोविजंस क्या हैं? लोकल सेल्फ गवर्नेंस को प्रमोट करना है। यहाँ पर सवाल उठता है कि लोकल सेल्फ गवर्नेंस के फादर कौन थे? 1882 रिपन,
लॉर्ड रिपन, देखो कुछ वाइसरॉयज और ये जो गवर्नर जनरल्स हैं ना, ये अच्छे थे, भारत के फेवर में काम करते थे। रिपन वॉज वन ऑफ देम, राइट। तो लिटन, रिपन, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है, आप लोग पढ़ते तो हो ही स्पेक्ट्रम में। कुछ जो अच्छे वाले थे उसमें से एक रिपन थे, ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी भी, एंड पंचायती राज के एक्ट्स जो हैं, इन सबको प्रमोट करने के लिए पीसा एक्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो भी स्टेट लेवल के लेजिस्लेशन यानी कि जो कानून वगैरह होते हैं पंचायत के, ये उस कस्टमरी लॉ, सोशल और रिलीजियस प्रैक्टिस के साथ कन्फर्मिटी होनी चाहिए। यहाँ पर कन्फर्मिटी का मतलब होता है उसके अनुकूल हो, उसके अनुरूप होने चाहिए, यानी कि उस कम्युनिटी के लेवल। देखो ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स और एरियाज़ के जो होते हैं ना, इनके लिए हमको स्पेशल काम करना पड़ता है क्योंकि बहुत वल्नरेबल सेक्शंस होते हैं, दे नीड टू बी टेकन केयर ऑफ। हर एक गाँव के पास एक सेपरेट ग्राम सभा हो, ठीक है, और उसके अंदर इलेक्टोरल रोल वगैरह का लेवल जो भी होता है, मैनेजमेंट वगैरह हो, ये सब इस पीसा एक्ट के अंदर मेंशन है। हर एक ग्राम सभा को उनके ट्रेडिशंस को, उनके रीति रिवाजों को, उनके कस्टम्स को, सबको बहुत संभाल के रखना पड़ेगा क्योंकि कल्चर की आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो उस कल्चर की आइडेंटिटी की बात की जा रही, तो कल ही न्यूज़ में था कि जो काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर है उसको दोबारा से बहुत बेहतरीन बनाया गया। मैंने वीडियोस देखे थे, कुछ बहुत ही शानदार बना दिया गया, मतलब उसके जो 2019 की फ़ोटोज़ थी, वहाँ कैसे गलियाँ वगैरह थी, उसको कितना सुंदर बना दिया गया। इसे कहते हैं कल्चर की आइडेंटिटी को रिवाइव करना। हर एक पंचायत के पास रिजर्वेशन ऑफ सीट्स हो, कम्युनिटी की पॉपुलेशन स्पेशली जहाँ पर मिनिमम 50% जो होता है उसमें चेयरपर्सन पंचायत वगैरह, ये सब पॉइंट्स ऐसे ही जो इसमें मुझे लगता नहीं कुछ ऐसा समझने का। ये जाहिर सी बात है कि एक्ट के अंदर रिजर्वेशन का भी तो पहले बता रखा है पंचायत वाले के अंदर। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम लोगों ने ऊपर देख ली, सभी डेवलपमेंट वर्क्स का अप्रूवल, तो पता नहीं क्यों पढ़ रहे हैं, बट ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है पीसा एक्ट की? एम्पावर्ड ग्राम सभा, एम्पावरमेंट का मतलब होता है सशक्तिकरण करना। कोई भी डेवलपमेंट का प्लान होगा उसको अप्रूवल देने के लिए ग्राम सभा का बहुत ही अहम रोल रहेगा, बहुत ही मेजर रोल रहेगा। जो भी डेवलपमेंट होंगे सोशल सेक्टर, उन सब में डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन देना। ट्राइबल्स को इंटीग्रेट करना, जब हम गवर्नेंस को डिसेंट्रलाइज करते थे, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ही क्या हुआ, ऊपर से पावर जो थी उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, पावर इज़ बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना। सेंटर ही पावरफुल नहीं है, दूसरे ऑर्गन्स बना दिए गए हैं, उनको भी पावर दे दी गई है। तो हम ट्राइबल्स को भी उनकी जो ग्रीवेंस होते हैं, जो शिकायतें होती हैं, ग्रीवेंस माने शिकायतें जो होती हैं, उनको भी एड्रेस करेंगे। इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना, ये इसका एग्जांपल दिया गया है यहाँ पर। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ओडिशा की गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया था कि उनको ग्राम सभा की परमिशन लेनी होगी वहाँ एक पर्टिकुलर एरिया में बक्साइट की माइनिंग करने के लिए। ये थे कालाहांडी और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो ओडिशा के वहाँ पर, लेकिन उनको माइनिंग करनी थी जो नीलगिरी हिल्स में, वो कैंसिल हो गई थी क्योंकि ग्राम सभा से परमिशन नहीं मिल पाई थी। तो ये फ़ायदा होता है, इस तरह की पावर इनको दे दी जाती है तो ये हमारे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देखो माइनिंग भी ज़रूरी है डेवलपमेंट के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये देखना पड़ेगा कि दोनों में से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है। सो यूपीएससी में आपको इस तरह की सिचुएशंस दी जाएंगी इंटरव्यू में और क्वेश्चंस में, और लाइफ में जब आप ऑफिसर बनोगे आपके सामने परिस्थितियाँ आएंगी। एक तरफ आपको डेवलपमेंट पे काम करना है, एक तरफ आपको वेलफेयर पे भी काम करना है, एक तरफ आपको एनवायरनमेंट को भी देखना है। आप किसको ज़्यादा वैल्यू दोगे? तो आपको लॉन्ग टर्म वाली और शॉर्ट टर्म वाली चीज़ों को बेनिफिट देखनी होगी। किसी चीज़ का ऑल्टरनेटिव क्या है? क्या माइनिंग का ऑल्टरनेटिव हो सकता है? हाँ हो सकता है, तो आप माइनिंग को कैंसिल कर दीजिए। क्या इकोसिस्टम का और दूसरा ऑल्टरनेटिव हो सकता है? अगर हो सकता है तो इसको अभी के लिए कैंसिल कर दो, यहाँ पे माइनिंग कर लो। नहीं हो सकता तो इकोसिस्टम को वैल्यू दो। ये सब केस स्टडीज़ में आपको करना होता है, एथिक्स में भी। सेफगार्ड करना है ट्राइबल के इंटरेस्ट और राइट को, इसलिए पीसा एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर जब ऐसा कोई एक्ट होगा तो जाहिर सी बात है कि उसको इम्प्लीमेंट करने में हमें तकलीफ़ होगी, परेशानी फेस करनी पड़ेगी। उसी तकलीफ़ और परेशानी को लेकर के हमें देखना चैलेंजेस क्या हैं। अवेयरनेस की कमी है, लोगों में जागरूकता की कमी है पीसा को लेकर। ट्राइबल कम्युनिटी को पता ही नहीं होता कि उनके लिए हमने कुछ एक्ट बनाया हुआ है ना। जो हमने ऑटोनॉमी जो इनको दी है, स्वायत्ता जो उनको दी हुई है, वो बहुत लिमिटेड है, वो कम है, वो बहुत ज़्यादा नहीं है। पीसा का इम्प्लीमेंटेशन जो है उसमें ट्राइबल जो लोग उसको इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, अब इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए तो ग्राम सभा है, लेकिन ग्राम सभा से ऊपर भी तो होता है ना, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, उनको ट्राइबल के कल्चर के बारे में, उनकी संस्कृति के बारे में इतना ज्ञान नहीं होता। इस पूरे के पूरे एक्ट को इनेबल करने के लिए हमारे पास इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़म्स की भी कमी होती है। फिर एडॉप्शन में, यानी कि पेपर में तो हमने इतना कुछ लिख दिया ग्राम सभा ये करेगी वो करेगी, लेकिन जब स्पिरिट की बात करते हैं यानी कि इम्प्लीमेंटेशन में, तो उसमें बहुत बड़ा गैप है। पीसा के बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे हैं जिनके साथ कंप्लाई नहीं किया जाता, उनको फॉलो नहीं किया जाता, उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। अब इन लिमिटेशन को थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। पहली बात तो जो पीसा के रूल्स होते हैं, कुछ ट्राइबल स्टेट्स हैं 4, ठीक है। इन्होंने झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, चारों एक कॉर्नर में है। इन्होंने अभी तक पीसा के रूल्स नहीं बनाए हैं,
इट इज़ यूज़ ऑफ अनफेयर मीन्स टू बाईपास। तो पीसा के जो एक्ट है उसको बाईपास करने के लिए कुछ ऐसे अनफेयर तरीक़ों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि छत्तीसगढ़ के कोरबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर उनको लैंड एक्वायर करना था, तो उन्होंने कॉल बेयरिंग एक्ट का यूज़ किया था और पीसा के एक्ट को बाईपास करके अपना काम कर लिया था। एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत पुअर है। अच्छा एग्जांपल है, मैंने पूरा हाईलाइट कर दिया था ताकि, क्योंकि ये आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको कंपल्सरीली नोट डाउन करनी पड़ेगी। 2010 में एक स्टडी की गई थी कि क्या स्टेटस चल रहा है पीसा एक्ट का आंध्र प्रदेश में, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में, और इस स्टडी को किया था IIPA ने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने। उन्होंने हाईलाइट किया था इस एक्ट का बहुत पुअर इम्प्लीमेंटेशन होता है। जैसे कि झारखंड का जो खुंती डिस्ट्रिक्ट है ना, उसमें 65% वो लोग जिनका जो लैंड एक्वायर किया गया था उनसे पूछा भी नहीं गया था, बिना पूछे उनकी ज़मीन को हड़प लिया गया था। और इसी चीज़ का जो देखते हैं झारखंड में गुमला डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो वहाँ पर यही चीज़ 26% थी। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ऐसे एग्जाम्पल को देख करके हम अपने पॉइंट को सेटअप कर सकते हैं कि पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ है। अब देखो इसमें चैलेंजेस में 3-4 जगह पर यही बताई गई है ना, इम्प्लीमेंटेशन वाली ही बात की गई है 3-4 जगह के ऊपर। अब इस सब में अगर ये एक एग्जाम्पल हो जाता है तो इसकी ग्रेविटी बढ़ जाती है इस पॉइंट की। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है कि आगे हम कैसे काम करें संभल कर। तो हमें जल, जंगल, ज़मीन बहुत ही अच्छा कीवर्ड है। देखो मैंने आप लोगों को मोर देन 400 कीवर्ड्स यूपीएससी के मेंस आंसर राइटिंग के लिए प्रोवाइड किए हुए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है यूपीएससी हैंडी बुकलेट का, उसमें वो आपको मिल जाएंगे। और वीडियो मैंने इसमें सैंपल दिखा भी दिया है, सैंपल देख लेना पहले। डिस्क्रिप्शन में सैंपल का भी लिंक पोस्ट किया होता है। तो ये चीज़ें बहुत काम आती हैं आंसर राइटिंग में, इट एड्स वैल्यू। तो वे फॉरवर्ड ये होगा कि हमको म्यूनसिपैलिटीज़ एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज़ भी, जो भूरिया कमेटी थी ना, उन्होंने रिकमेंड किया था पीसा और मीसा। तो 73rd 74th हम लोगों ने बात की थी 11th शेड्यूल और 12th शेड्यूल के लिए। उन्होंने कहा था कि अर्बन ट्राइबल एरियाज़ जो है ना, वहाँ पर हम लोगों ने मीसा अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया है। पीसा का हम लोगों ने कर लिया पंचायत वाला, मीसा पे काम करना इज स्टिल पेंडिंग। फ्रेमिंग ऑफ पीसा रूल्स, इनको एक्सपेडिशनली यानी कि तेज़ी से किया जाए और उनका इम्प्लीमेंटेशन ज़रूर हो। ऊपर क्या बात की थी, लेटर में है स्पिरिट में नहीं है, तो कागज़ पे ही ना रहे, उनको रियलिटी में भी इम्प्लीमेंट किया जाए। कन्वर्जेंस होना चाहिए। दूसरे कन्वर्जेंस का मतलब होता है कि एक पॉइंट हो गया है, ये मान लीजिए पंचायती जो ट्राइबल एरियाज़ है, बहुत सारे एक्ट्स होते हैं, सबको इनके वेलफेयर के लिए कन्वर्ज कर दिया जाए। तो पीसा को भी दूसरे रेगुलेशंस के साथ कन्वर्ज कर दिया जाए कि सब वेलफेयर के लिए काम करेंगे। नए ट्राइबल कम्युनिटी के डेवलपमेंट के मॉडल, तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज और ट्राइबल अफेयर्स ने इनको मिलकर कुछ नए मॉडल्स बनाने चाहिए ट्राइबल कम्युनिटी के लिए, जब ये ग्राम पंचायत का डेवलपमेंट प्लान बनाते हैं उस समय पर। तो ध्यान में रखना पड़ेगा कि ट्राइबल कम्युनिटी के ट्रेडिशंस को भी हम कोई ठेस ना पहुंचाएं, ताकि हमारे सारे एफर्ट्स जो कन्वर्ज हो जाएं और दूसरे रेगुलेशंस का भी कोई ओवरटेक ना कर सके। दूसरे क्या स्टेप्स ले सकते हैं, सोशल डेवलपमेंट के लिए ऊपर फोकस किया जा सकता है। हेल्थ एंड एजुकेशन जैसे कि इन लोगों को प्रोवाइड की जा सकती है, इनकी क्षमता बढ़ाई जा सकती है ट्राइबल कम्युनिटीज़ की, एंड मैनी मोर थिंग्स लाइक दिस। तो ये हो गया हमारा पीसा एक्ट। 25 साल हो चुके हैं इसका। हम लोगों ने पावर देखी थी ग्राम सभा की, प्रोविजंस देखे थे, याद करने हो तो कर सकते हो, सिग्निफिकेंस तो समझ में आ ही गए होंगे। चैलेंजेस वाला पार्ट ज़्यादा था। एंड कमेटी का नाम याद रखना, ये जो कमेटी का नाम आया था दिलीप सिंह भूरिया कमेटी थी। एंड 1996 में एक्ट आया था। कुछ स्टेट्स इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। मीसा का भी इम्प्लीमेंटेशन दिया गया था लेकिन उस पर काम नहीं हुआ है। पॉलिटी एंड गवर्नेंस का हमारा 5th टॉपिक है रोल ऑफ पंचायत इन सर्विस डिलीवरी। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का 2nd टॉपिक आ गया है। इन्होंने रिसेंटली एक मैसूरू डिक्लेरेशन क्लियर किया था सर्विस डिलीवरी ऑफ पंचायत को लेकर। देखो अभी मैसूरू डिक्लेरेशन ना 2022-23 में पूछ सकते हैं कि ऐसी टॉपिक्स के ऊपर यूपीएससी पूछता है प्रीलिम्स में क्वेश्चन कि बताओ ये मैसूरू डिक्लेरेशन किस चीज़ से संबंधित है। एंड पीपल विल गेट कन्फ्यूज कि यार ये मैसूरू डिक्लेरेशन क्या हो सकता है। अक्सर ऐसे डिक्लेरेशन जो है ना एनवायरनमेंट की या फिर कोई इंटरनेशनल कोई ऐसा इनिशिएटिव होता है ना, उनसे कनेक्टेड होते हैं। बट दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट। यहाँ पर पंचायत जो होती हैं वो कैसे सर्विस डिलीवरी में हेल्प करेंगी, उनका क्या रोल हो सकता है। तो कि पंचायत इतने सूटेबल कैसे हैं पब्लिक सर्विस डिलीवर करने के लिए, क्या कुछ गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स अब तक लिए हैं, और इस तरह की डिलीवरी ऑफ सर्विस में रुकावटें क्या आ सकती हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस जो आपको मेंस में बहुत यूज़फुल रहेंगे। क्या क्या मेजर्स की रिक्वायरमेंट है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के द्वारा इन सर्विस डिलीवरी को ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए। छोटा टॉपिक है, आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं है और बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल मिलेंगे। तो 16 राज्य हैं देश के, उन्होंने इस डिक्लेरेशन को साइन किया है कि वो कम्युनिटी मिनिमम सर्विस कॉमन मिनिमम सर्विस, यानी कि ऐसे कम से कम कौन सी सर्विस हो सकती है जो पंचायत डिलीवर कर सकती है। तो ये रिकॉग्नाइज करता है CCS को, सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज को, जो पंचायत गवर्नेंस के थ्रू डिलीवर कर सकती हैं।
क्या फ़ायदा होगा इससे? ग्रास रूट लेवल के ऊपर इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग में फॉस्टरिंग का यहाँ पर अर्थ होगा उसको मजबूती मिलेगी, उसको ताकत मिलेगी। तो इसलिए ये करना ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पंचायत क्या कैपेबल हैं, क्या सूटेबल हैं? हम लोगों ने जब बात की थी 11th एंड 12th शेड्यूल की, तो जब 11th शेड्यूल में पंचायत को लेकर बात की गई थी 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में, तो कुछ 29 सब्जेक्ट्स लिस्ट किए गए थे हमारे संविधान के अंदर, इस शेड्यूल के अंदर। तो जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, इनके पास जिम्मेदारी होती है और ये रोल इनका होता है आर्टिकल 243G में। 243G आता है पार्ट 9 के अंदर। पार्ट 9 के अंदर एक्चुअली जो आर्टिकल्स होते हैं ना 243 से लेकर 243O तक आते हैं। हम लोगों ने पिछले टॉपिक में 243M की बात की थी, वो भी पार्ट 9 में ही आता है। वहाँ पर उन्होंने बताया गया कि स्पेसिफिकली कुछ एरियाज़ हैं हेल्थ को लेकर, सैनिटेशन, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, ड्रिंकिंग वाटर, इन चीज़ों को लेकर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन सर्विस डिलीवर कर सकते हैं। उनके कुछ एडवांटेजेस होते हैं। एक तो पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस होती है, ग्राम सभा के अंदर लोकल लेवल की फैसिलिटेशन होती है, वहाँ डायरेक्टली लोग पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। देखो ग्राम के इस गांव के अंदर कितने घर होंगे? 200, 300, 400 घर होते हैं, है ना। 1000, 500, 1500, 2000 लोग होते हैं। बहुत छोटा एक एरिया होता है, वहाँ पर गवर्नमेंट को कंट्रोल करना बहुत आसान होता है। फिर 1/3 सीट्स का जो विमेन का रिजर्वेशन होता है और दूसरी जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ का होता है, इससे क्या होता है कि सोशल इंक्लूजन बढ़ जाता है और छोटे ग्रुप के अंदर होगा तो उनकी रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाएगी। तो विमेन के जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन मेंबर्स होते हैं उनका बहुत एक्टिव रोल रहता है हेल्थ में, एजुकेशन में, और विमेन द्वारा जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है उसमें। अकाउंटेबिलिटी की अगर बात करें तो पंचायत के जो इलेक्शंस होते रहते हैं उसके कारण कि अपने आप में अकाउंटेबल भी रहते हैं। फिर बहुत सारे सोशल ग्राम सभा को हम लोगों ने मनरेगा की सोशल ऑडिटिंग की पावर दी हुई है। ये लास्ट मंथ अक्टूबर मैगजीन में हम लोगों ने पढ़ा था कि सोशल ऑडिटिंग का काम मनरेगा में ग्राम सभा करता है। दिस कैन बी आस्क्ड इन द प्रीलिम्स क्वेश्चंस। रिस्पॉन्सिवनेस, कितना वो हाजिर जवाब कितने होते हैं। सिंध वोटर्स के साथ प्रॉक्सिमिटी, मतलब जो उनकी नज़दीकी होती है वोटर्स के साथ, तो जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। नीति आयोग ने ये भी बात की थी कि जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, कितने गोल्स हैं? 17 गोल्स हैं, टारगेट है 2030 तक का। तो नीति आयोग इंडिया में रिस्पॉन्सिबल है इन गोल्स के लिए। उन्होंने कहा था अगर हम इन गोल्स को लोकलाइज लेवल के ऊपर लेके जाएंगे तो इनको अचीव करने में हमें बहुत आसानी हो जाएगी। बॉटम अप अप्रोच जो नीति आयोग फॉलो करता है, जो नीति आयोग जिस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, तो ग्राम पंचायत जो होते हैं सिंस ये बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पर होते हैं, तो इनके लिए कॉन्स्टिट्यूशनली संवैधानिक तौर पर मैंडेट कर दिया जाए ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। तो वो क्या करेगा, जो भी मिनिस्ट्रीज़ और उनके डिपार्टमेंट की स्कीम्स होती हैं ना उनके साथ कन्वर्ज करेगा, उनसे मिलजुल के काम करेगा, जो भी हमारे 29 सब्जेक्ट्स होते हैं उसके अंदर। तो उनका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। फ्लैगशिप स्कीम यानी कि जो बहुत महत्वपूर्ण स्कीम होती है उनका। फंक्शनल ट्रांसपेरेंसी, पब्लिक डिस्क्लोजर टू द ग्राम पंचायत रिगार्डिंग फंड्स मेड अवेलेबल। बहुत सारी स्कीम्स के अंदर जो भी फंड वगैरह दिया जाता है उसका पब्लिकली डिस्क्लोजर किया जाता है। ये ग्राम स्वराज अभियान के अंडर आता है। तो अभी तक हमारी सरकार ने ऐसे कौन से इनिशिएटिव्स लिए हैं जहाँ पर हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की कैपेसिटी यानी कि उनकी क्षमता को बढ़ा दिया जाए। तो राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण मतलब हमने बात की थी एम्पावरमेंट को लेकर, ताकि इनकी क्षमता को और इनकी इफेक्टिवनेस को, मतलब होता है प्रभावशील कितने हैं ये जो भी ग्राम पंचायत है। मैं कुछ शब्दों की हिंदी बहुत ज़्यादा बोलता हूँ क्योंकि बहुत लोग के वो आते रहते कमेंट्स कि हिंदी में करो। देखिए हिंदी में पूरी मैगजीन तो नहीं हो पाएगी क्योंकि इनकी जो हिंदी जो आती है ना टाइप होकर वो बहुत ही टिपिकल होती है भाई, वो तो हम बोलते भी नहीं है। तो जितना मुझे लगता है कि कुछ शब्द जो हिंदी वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको जिन शब्दों को समझने में परेशानी होगी, मैं उनको हिंदी में थोड़ा फोकस के साथ बोल देता हूँ। बाकी ये है कि जो लोग हिंदी आम भाषा में बोलते हैं उनको हिंदी में शब्द सुनने के बाद टॉपिक भी समझ में आसानी से आ जाता है। मॉडल सिटीजन चार्टर का टॉपिक हमारे GS2 में गवर्नेंस के अंडर आता है और एथिक्स में भी सिटीजन चार्टर को हम लोग पढ़ते हैं। सिटीजन चार्टर के अंदर क्या होता है कि नागरिकों की डिमांड क्या है, उनकी सर्विसेज क्या क्या होनी चाहिए, एक चार्टर बनता है, एक फरमान बनता है, उसका एक मॉडल क्रिएट किया जाए, इसके लिए भी बात की गई थी। एंड उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ कैसे कन्वर्ज किया जाए, ये कुछ इनिशिएटिव गवर्नमेंट के हैं। सबकी योजना सबका विकास, सबकी मतलब एवरीवन्स स्कीम एंड एवरीवन्स डेवलपमेंट। यहाँ पर भी हर एक जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह होती हैं उनको कैसे कन्वर्ज किया जाएगा PRIs के साथ, और कौन से डिपार्टमेंट स्टेट के उसमें रोल प्ले करेंगे। मिशन अंत्योदय, देखो आपसे हो सकता है वो प्रीलिम्स में तो नहीं, इंटरव्यू में पूछ लेंगे भाई ये अंत्योदय स्कीम बहुत पॉपुलर होती है, अंत्योदय वर्ड का मतलब क्या होता है, पूछ सकते हैं ना वो आपसे। गवर्नमेंट आप कोई एग्जाम्पल दे रहा था, उन्होंने आपसे कोई सवाल पूछा, आपने 2-4 एग्जाम्पल है, उसमें आपने एक स्कीम का नाम दे दिया,
ये अंत्योदय स्कीम भी। तो आपसे पूछेंगे बताओ ये अंत्योदय वर्ड का मतलब क्या होता है। तो अंत्योदय वर्ड का मतलब होता है राइज ऑफ द लास्ट पर्सन, ठीक है, आखिरी व्यक्ति तक उस चीज़ को पहुंचाना। गवर्नमेंट क्या करती है, वेलफेयर करती है, तो वेलफेयर की जो प्रोविजंस हैं उनको आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने का कोशिश करती है। इसमें हम ह्यूमन और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को पूल करने की कोशिश करते हैं। ई ग्राम स्वराज एक ऑनलाइन पोर्टल है ग्राम सभा की पंचायत की जो भी फंक्शनिंग होती है उनकी अकाउंटिंग और मॉनिटरिंग के लिए। अब इनकी इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ सर्विस में रुकावटें क्या है। एलीट कैप्चर, जनरली जो ग्राम सभाज वगैरह की पावर रिसोर्सेज वगैरह होते हैं इन पर अपर कास्ट के पावरफुल लोगों का कब्जा हो जाता है, तो वो सर्विसेज को अनइक्वल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अपने लोगों को फ़ायदा ज़्यादा पहुंचाते हैं, दूसरों तक फ़ायदा इतना पहुंचने नहीं देते। ये एक रुकावट बन जाती है। फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन में कमी होती है, जो भी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ दी जाती है। फिस्कल मतलब यहाँ पर मनी की बात की जा रही है। तो जो भी पैसा आता है ना 90% पैसा किसी न किसी स्कीम के साथ बंध के आता है, वो स्कीम्स मोस्टली सेंट्रल स्कीम्स होती हैं। तो इस तरह के अनटाइड फंड्स की कमी होती है जिसके कारण ये गवर्नमेंट सर्विस डिलीवरी में जो अपनी साइड से इनिशिएटिव्स लेती है उनमें इनकी प्रोसेसिंग अच्छे से नहीं हो पाती। स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज है, स्ट्रक्चर में भी कुछ ना कुछ कमियां हैं, टेक्निकल नॉलेज की इनके पास कमी रहती है। एडहोसिज्म, एडहोसिज्म को थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। एडहोसिज्म बेसिकली होता क्या है ना, एक प्रैक्टिस होती है ऑफ बेसिकली रिएक्टिंग टू समथिंग दैट हैपन्स और इज़ नीडेड फॉर अ पर्टिकुलर टाइम। एडहॉक का हम लोगों ने कहा था ना, एडहॉक कमिटीज़ बनती क्यों बनती हैं, एक छोटे से पर्टिकुलर टॉपिक एक काम के लिए बनती हैं, उसके बाद वो टास्क खत्म उस कमेटी का, वो कमेटी डिसॉल्व हो जाती है। कुछ कमेटीज़ परमानेंट कमेटीज़ होती हैं। तो कुछ इन्फॉर्मेशन जो होती है वो लोकल लेवल के ऊपर अवेलेबल ही नहीं होती है, उसके कारण एडहोसिज्म आ जाता है। कुछ स्कीम्स की प्रायोरिटीज़ दी जाती है और प्रोग्राम्स को प्रायोरिटी दी जाती है, इसके कारण डिसीजन मेकिंग में गिरावट आती है, डिक्लाइन आता है और लोगों का पार्टिसिपेशन डिक्रीज हो जाता है। प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन, पंचपति, ये आप लोगों ने वो सुना होगा ना, पहले टीवीएफ के ऊपर आता था वो बंदा जीतू भैया, जितेंद्र जो है, फिर कोटा फैक्ट्री में भी ही इज़ नॉन एज जीतू भैया, आप लोगों ने कोटा फैक्ट्री देखा होगा। उस बंदे की अमेजॉन प्राइम के ऊपर एक वेब सीरीज़ आई थी पंचायत करके नाम से, उसमें इसी टॉपिक को हाईलाइट किया गया था, पंचपति के टॉपिक को। तो क्या होता है कि विमेन को लेकर के ना, विमेन को पंच बना दिया जाता है, सरपंच बना दिया जाता है और उसका पति जो है ना वो मेजरली सारे एग्जीक्यूशन कर रहा होता है। तो पंचपति की जो ये प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन होती है ना, इसको भी गवर्नमेंट बहुत कोशिश करती है टैकल करने की। अकाउंटेबिलिटी अरेंजमेंट्स बहुत कम है मैनुअल ऑडिटिंग के कारण। फिर डिवॉल्व फंक्शंस, क्लैरिटी की बहुत ज़्यादा कमी है। ये सब कुछ मेजर इश्यूज़ हैं, हम लोग इनके बारे में अक्सर दूसरे टॉपिक्स में पढ़ते हैं तो ये रिपीटेशन पे ही रहते हैं। ओके जी, क्लैरिटी की कमी है। पावर जो है मोस्टली स्टेट्स के पास ज़्यादा पावर रहती है, उसको डिवॉल्व नहीं करते, यानी कि नीचे जो ग्राउंड लेवल ग्रास रूट होता है उस तक नहीं पहुंचने देते। बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हो सकती हैं, कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। कुदुम्बश्री प्रोग्राम हम लोगों ने 2 टॉपिक पहले डिस्कस किया था, उन्होंने कोविड का जो कर्व था उसको फ्लैट करने में बहुत कंट्रीब्यूशन दिया था, बहुत अच्छे एग्जांपल थे। फिर बेरहट्टी ग्राम पंचायत तमिलनाडु की है, उन्होंने सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स को लेकर के काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव्स लिए थे। सोशल सिक्योरिटी में क्या आ सकता है, देखो इंश्योरेंस आ गया है ना, रिटायरमेंट की बात आ गई, मेडिकल की बात आ गई, ये हमारे सोशल सिक्योरिटी की चीज़ें होती हैं। दक्षिण कन्नड़ जिला पंचायत, ये कर्नाटका का है, इन्होंने टोटल सैनिटेशन कैंपेन चलाया था, इन्होंने भी बहुत अच्छे से ग्राम सभा ने ये रोल प्ले किया था, आंगनवाड़ी कोऑर्डिनेशन कमेटी को बहुत अच्छे से एनरोल किया था। डिब्रूगढ़ असम में है, जिला परिषद है, उन्होंने विजन डॉक्यूमेंट इनिशिएटिव था ताकि किस तरीके से डिस्ट्रिक्ट में अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिस लाई जाए और कैसे ट्रांसपेरेंसी हो उनकी गवर्नेंस की फंक्शनिंग में। गेरेथांग जो कि सिक्किम में है, एक लेबिंग ग्राम पंचायत है, सर्विस डिलीवरी का यह पार्टिसिपेटेड डेमोक्रेसी को लेकर। तो जो भी विलेज के एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स वगैरह थे उन्होंने सिंगल विंडो सिस्टम क्रिएट करना, यूथ को मोटिवेट करना, मल्टीपर्पज़ की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाना। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का हम लोगों ने पार्ट 9B की बात की थी कॉन्स्टिट्यूशन में, याद रहनी चीज़ें, ऐसे मैं बहुत रिपीट करता रहता हूँ, आपको याद हो जाना चाहिए। तो ये कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, इसको तो आप जब आपके पास PDF हो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। मेजर्स नीडेड टू मेक द लोकल गवर्नमेंट्स रियली इफेक्टिव इन देयर सर्विस डिलीवरी, क्या क्या कदम उठाने की ज़रूरत है। हमको पार्टिसिपेटरी लोकल लेवल की प्लानिंग में बढ़ाना पड़ेगा, उनको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है, नीड क्या होती है, नीड जब आइडेंटिफाई करोगे जब उनका रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा बढ़ेगा। क्लियरली डिमार्केटेड रोल्स, यानी कि रोल बहुत क्रिस्टल कट तरीके से बताओ भाई, ठीक है, एक्टिव मैपिंग करो किसको क्या काम सौंपा जाए, किसकी क्या जिम्मेदारी होगी, तभी इस पे काम किया जाए। कन्फाइन करना है जो भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं, स्टेट की स्कीम्स को स्मॉल नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स के साथ, ताकि जो भी हमारा डिज़ायर्ड उसमें आउटकम है वो हम अचीव कर सकें और उसको अच्छे से स्पेस दिया जाए कि पार्टिसिपेटरी हो, PRI उसमें अच्छे से पार्टिसिपेट करें।
एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर और फिजिकल मनी को कैसे डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है ग्रास रूट लेवल पे, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होती है वो कैसे करनी है, इस सब को लेकर के एक अच्छी स्ट्रक्चरिंग की जानी चाहिए। थोड़ी और क्षमता बढ़ाई जाए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की, किस तरीके से इनकी जिम्मेदारियों पर ये बहुत प्रभावशाली तरीके से एफिशिएंटली काम कर सकें। टेक्नोलॉजी लेवरेजिंग का मतलब होता है फ़ायदा उठाना। हाउ कैन यू टेक एडवांटेज ऑफ द टेक्नोलॉजी, जैसे कि जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम, सैटेलाइट इमेजरी वगैरह का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है उसको ट्रैक करना। लास्ट मंथ की मैगजीन में हम लोगों ने पढ़ा था एक टॉपिक जहाँ पर गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो आपस में इस तरीके से कोलैबोरेट करके प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन को फर्दर एनहेंस कर रही हैं। 15th फाइनेंस कमीशन जिसके चेयरमैन NK सिंह जी, उन्होंने रिकमेंड किया था ऑनलाइन ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स को लेकर, एंड ये कुछ रिकमेंडेशंस दिए गए हैं। कंक्लूजन ये है कि बॉटम अप प्रेशर फ्रॉम द पे, जब लोगों की डिमांड होगी ना तो सरकार अपने आप काम करेगी। जब लोग डिमांड करते हैं तो स्टेट एग्जीक्यूटिव सतर्क हो जाता है, गुड्स की डिलीवरी एफिशिएंटली करने लग जाता है। तो डिसेंट्रलाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए ग्राउंड लेवल से काम करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। एक ज़माना हुआ करता जब टॉप डाउन अप्रोच काम करती थी। इट वाज बेसिकली राजा महाराजाओं का जो ज़माना था, क्योंकि वहाँ राजा जो कर देगा वो सबको फॉलो करना पड़ेगा। अभी डेमोक्रेसी है, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। अब जो लोग डिमांड करेंगे वो हो सकता है। तो वी नीड टू टेक अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव कि बॉटम अप अप्रोच इज़ अ वेरी पावरफुल अप्रोच। तो लोग अच्छी डिमांड करेंगे डिलीवरी ऑफ गुड्स की तो वो हो जाएगा। पॉलिटी एंड गवर्नेंस का 6th टॉपिक है डिजिटल सॉवरेनिटी, और ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद 2 छोटे छोटे से न्यूज़ इन शॉर्ट है, मैं दिखा देता हूँ हल्का सा एक बार। ये छोटा छोटा सा ही बस 1 मिनट का है, 1 मिनट तो नहीं 2 मिनट का तो होगा। तो डिजिटल तो आप समझ गए होंगे। सॉवरेनिटी का मतलब होता है संप्रभुता। कहने का अर्थ ये हो गया कि एक पावर होती है कंट्री के पास कि वो अपनी खुद की गवर्नेंस को, गवर्नमेंट को कंट्रोल करे। जैसे कि अब पहले क्या था कि जब कॉलोनियलिज्म था तो उसमें हमारे देश के लोग अपनी गवर्नमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते थे ना, बट आज हम कर सकते हैं। तो हम एक सॉवरेन नेशन हैं। तो सिडनी एक डायलॉग हुआ था, सिडनी आप लोगों को पता होगा ऑस्ट्रेलिया में है। तो प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा था कि जो डिजिटल एज है ना, इसमें कुछ नए क्वेश्चंस उठ रहे हैं सॉवरेनिटी, गवर्नेंस, एथिक्स, लॉ, राइट्स एंड सिक्योरिटी को लेकर। अब ये टॉपिक आप जब पढ़ोगे ना, आपको इस टॉपिक में काफ़ी कुछ दिखाई देगा जो आपको लगेगा कि यार ये तो IR का टॉपिक भी हो सकता है, यार ये तो इंटरनल सिक्योरिटी का टॉपिक भी हो सकता है, साइबर सिक्योरिटी वाला। इस टॉपिक में आपको मिक्सचर दिखाई देगा, बट ये पॉलिटी वाले सेक्शन में क्यों डाला गया है इसके बारे में सोचना, कौन सा टॉपिक किस सेक्शन में डाला जा रहा है उसके ऊपर विचार करना। तो पहले हम लोग ये सिडनी डायलॉग के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये इनिशिएटिव है ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिटी इंस्टीट्यूट, जो कि थिंक टैंक है। अभी थिंक टैंक क्या होते हैं, भारत में भी बहुत सारे थिंक टैंक्स हैं। कुछ एग्जाम्पल के तौर पर जैसे टेरी हो गया, IDSA हो गया, और CCSA, ORF हो गया। ORF जो है ये इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ। आई थिंक इसका नाम ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन समथिंग ऐसा कुछ करके है। तो थिंक टैंक का काम होता है पॉलिसीज़ वगैरह के अंदर इनपुट देने का। इसमें पॉलिटिकल, बिजनेस एंड गवर्नमेंट वगैरह जो होती हैं, किस तरीके से आने वाले चैलेंजेस को हम हैंडल कर सकते हैं टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक। तो इसमें प्रधानमंत्री जी ने 5 पॉइंट हाईलाइट किए थे। अब ये 5 पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि आपको ऐसा कोई टॉपिक आएगा, आप उसमें मेंशन कर सकते हो कि एट सिडनी डायलॉग इंडियन गवर्नमेंट हाईलाइटेड दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जैसा था, पहला था कि वर्ल्ड के मोस्ट एक्सटेंसिव पब्लिक इंफॉर्मेशन के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो भारत में बनाए जा रहे हैं। भारत की तरक्की बहुत तेज़ी से हो रही है और हम इन टेक्नोलॉजी के इंफ्रास्ट्रक्चर को गवर्नेंस के लिए, एम्पावरमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा और फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप कंट्री है। भारत की अगर बात हो तो आज 50,000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं हमारे भारत के अंदर। बहुत ही मैसिव डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है इंडस्ट्री और सर्विसेज सेक्टर्स, इवन एग्रीकल्चर में भी ये। और उसके अलावा 5G और 6G को लेकर हमारी अपनी इंडिजीनियस कैपेबिलिटीज़ हैं, हमारी अपनी खुद की देश की आंतरिक क्षमताएँ हैं। तो एक रोड मैप है डेमोक्रेसीज़ के लिए, वो एक साथ काम करें। तो डेटा को एक नेशनल रिसोर्स कंसिडर किया जाता है, जिसके कारण हमें इसको यूज़ कर सकते हैं फ्यूचर में। अब डिजिटल सॉवरेनिटी का अर्थ ये हो गया कि एक राइट है सरकार का कि कैसे वो गवर्न करे अपने नेटवर्क को अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सिक्योरिटी, प्रिवेसी एंड कॉमर्स। सिक्योरिटी तो आप समझते होंगे सुरक्षा, प्रिवेसी मतलब जो गोपनीयता होती है, और कॉमर्स यानी व्यापार के लिए। तो हम डिजिटल सॉवरेनिटी ऐसी मेंटेन करें, यानी कि हमारी एक क्षमता होती है, एबिलिटी होती है, कैसे हम खुद की डिजिटल डेस्टिनी को कंट्रोल करेंगे, अपने डेटा को, अपने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को, और उससे हम कैसे उससे नई चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। अभी क्या हो रहा है ना, विश्व के अंदर जो भी डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर डोमिनेशन है अमेरिकन और चाइनीज़ MNCs का। तो ये हमारे जो नीति बनाने वाले लोग हैं, पॉलिसी मेकर्स, उनके लिए एक कंसर्न बन गया है, एक विचार करने वाला एक मुद्दा बन गया है, एक समस्या बनती जा रही है कि भारत की जो पोजीशन है वो नीचे गिरती जा रही है। हम लोगों ने यहाँ पर देखा ना, भारत तीसरे नंबर पे आता है। तो पहले ये अमेरिका और चाइना ही आते हैं।
इसकी इंपॉर्टेंस ये हो सकती है कि हमको आर्थिक स्वतंत्रता, डिपेंडेंसी जो हमारी इकोनॉमी दूसरी कंट्रीज़ पर, उससे फ्री कर देगा। राइट नाउ जो नए नए जो हेजेमनी है, हेजेमनी का मतलब यहाँ पर होता है एक कंट्रोल जो दूसरी कंट्री पे किया जाता है। तो चाइना इस चीज़ को लीड करता है और चाइना इस पावर का फिर एक्सप्लोटेशन में भी यूज़ करता है, जैसे कि डिजिटल कॉलोनियलिज्म हो गया, इम्पेरियलिज्म हो गया। अब इम्पेरियलिज्म का मतलब और कॉलोनियलिज्म का मतलब एक मिलता जुलता सा है, सिमिलर से वर्ड है, जहाँ पर एक रिच और पावरफुल कंट्री दूसरी कंट्री पर कंट्रोल करती है। जैसे गाफा हो गया, गूगल, एप्पल, फेसबुक, अमेजोन हो गया, है ना, नाटू हो गया, नेटफ्लिक्स, एयरबीएनबी, टेस्ला, यूबर, इन सब के अंदर बिलियंस ऑफ यूज़र्स अराउंड द वर्ल्ड की, और ये कुछ जगह पर डोमिनेट किए जाते हैं। जनरली ये जो सारे के सारे सिलिकॉन वैली में हमको मिल जाएंगे, है ना। तो ये हमें देखना पड़ेगा। फिर हमको टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंस को रिड्यूस करना है। अब रिड्यूस कैसे करेंगे? जब हम अपना खुद की इंडिजिनियस कैपेबिलिटीज़ को बिल्ड करेंगे 5G में, 6G में और आने वाले और भी दूसरी चीज़ों के अंदर। गारंटीड एक्सेस टू द डेटा। डिजिटल सॉवरेनिटी की रिक्वायरमेंट ये होती है कि उसके ऊपर एक नेशंस की अपनी खुद की पॉलिटिकल ऑटोनॉमी हो, खुद की अपनी एक स्वायत्ता हो, गवर्नमेंट कंट्रोल करे उस चीज़ को। इंटरनल सिक्योरिटी और यूनिटी ऑफ कंट्रीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा हो सकता है कि जैसे गाफा वाली बात है, गूगल के पास, फेसबुक के पास, नेटफ्लिक्स के पास, इनके पास यूज़र का इतना डेटा है, हो सकता है इन्होंने ये डेटा किसी ऐसे नॉन स्टेट एक्टर को बेच दिया और हमारी कंट्री को वो नुकसान पहुँचा सकता है। इसलिए हमको ज़रूरी है कि हम इसके ऊपर अपनी एक ऑटोनॉमी मेंटेन करें। सिटीज़न का बिहेवियर बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, ओपिनियंस उसके मोल्ड किए जा सकते हैं। आपको पता होगा कि सोशल मीडिया के ऊपर कोई पॉपुलर पर्सन अगर कोई कंटेंट पोस्ट करता है तो लोगों का पूरा पर्सपेक्टिव उस तरफ को इंक्लाइन हो जाता है। यंग चिल्ड्रन का, उन लोगों के लाइक्स डिसलाइक्स जो होते हैं, ये बहुत हद तक डिजिटल सॉवरेनिटी के ऊपर कंट्रोल होते हैं। फेसबुक डिसाइड कर सकता है कि वो कौन सा कंटेंट हाईलाइट करना चाहेगा, ट्विटर डिसाइड करता है कि किस चीज़ को ट्रेंड में वो रखना चाहेगा। ये कर सकते हैं वो लोग, है ना। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमारी सॉवरेनिटी हमारे पास रहे। ये कुछ डेफिनेशंस है डेटा की सोवर्निटी को लेकर, डेटा रेजिडेंसी, लोकलाइजेशन, आइडेंटिफाइबल डेटा और डेटा ओनरशिप। चाहें तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इस समझ पे, चलो ठीक है थोड़ा पढ़ लेते हैं। सोवर्निटी के अंदर हम लोगों ने बात की, एक आइडिया होता है कि जो डेटा है वो सब्जेक्ट टू द लॉज एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर विद इन द नेशन। हमारे भारत सरकार के अंदर जो डेटा कलेक्ट किया जाएगा, भारत देश में जो भारत सरकार के अधीन रहेगा वो डेटा की ऑनरशिप होगी। अब ऑनरशिप के अंदर कौन सी पर्सन, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी गवर्नमेंट है वो उसको ऑन करते हैं, उसके ऊपर उसके सारे राइट्स होंगे, उसके सारे हक होंगे। डेटा का लोकलाइजेशन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन स्टोर करेगी डेटा को, किस पर्टिकुलर जोग्राफिकल लोकेशन पर स्टोर कर रही है अपनी इच्छा के अनुसार से, उसके ऊपर बेस होता है कि डेटा की लोकलाइजेशन क्या है। और उस डेटा को जिसको हम किसी पर्टिकुलर एंटिटी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं आइडेंटिफाइबल डेटा। तो ग्लोबल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल के ऊपर यूरोपियन यूनियन का एक जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन है। यानी कि कोई भी ऐसे कंट्री या कोई ट्रेड वगैरह जो करता है कस्टमर्स के साथ, उनको जो यूरोपियन यूनियन के जो डेटा मैनेजमेंट के रूल्स हैं उनके साथ अवॉइड करना पड़ेगा। तो उन्होंने अपना एक GDPR बना रखा है। फिर यूरोपियन क्लाउड सर्विस गाया XP है, जैसे अपना माइक्रोसॉफ्ट का हो गया, गूगल का ड्राइव होता है ना, तो फ्रांस और जर्मनी ने 2019 के अंदर मिलकर बनाया था कि वो स्मॉल और मीडियम साइड के जो क्लाउड के जो प्रोवाइडर्स होते हैं ना, क्लाउड सर्विस के, क्लाउड कंप्यूटिंग के, उनको कनेक्ट करेंगे आपस में। तो कहीं ना कहीं जो ये अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सर्विस है ना, उसका एक ऑल्टरनेटिव इन्होंने क्रिएट किया था। तो यहाँ से इंडिया सीख सकता है कुछ एग्जाम्पल्स अच्छे। अब इस डिजिटल सॉवरेनिटी में प्रॉब्लम्स क्या है? पहली बात तो विश्व के स्तर पर कुछ ऐसे रूल्स नहीं है। जैसे हम लोगों ने देखा, ये यूरोपियन यूनियन के स्पेसिफिक रूल्स हैं, ऐसा कोई इंटरनेशनल रूल नहीं है जैसे कि यूनाइटेड नेशंस ने कोई ऐसा रूल बनाया हो जो सब पर लागू होता हो। ऐसे रूल्स की हमारे पास कमी है, तो वी नीड टू वर्क ऑन देम। ऐसे लीगल स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर बनाने पड़ेंगे, क्योंकि पहले के हमारे जो भी आर्किटेक्चर बने हुए हैं ना, वो प्री इंटरनेट एरा के हैं। जो भी रूल्स बने उसमें इंटरनेट नहीं हुआ करता था। मल्टी स्टेक होल्डर इंटरनेट गवर्नेंस की ज़रूरत है, जो गवर्नमेंट के द्वारा डोमिनेट किए हुए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में ये देखे कि ये जो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसनेशनलिज्म है। देखो, ट्रांसनेशनलिज्म का अर्थ ये होता है आप किस तरीके से कनेक्ट करते हो इंडिविजुअल्स और कमिटीज़, सोसाइटीज़ के बीच में अक्रॉस द बॉर्डर्स। तो इंटरनेट की गवर्नेंस ऐसी ही होगी, क्योंकि इंटरनेट अक्रॉस द बॉर्डर्स कनेक्ट करता है। वहाँ पर हमें मल्टी स्टेक होल्डर मतलब होता है हिस्सेदार कितने हैं, तो हमको मल्टीपल तरह के हिस्सेदार की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इसलिए चैलेंजेस रहता है। हमारी लिबरल डेमोक्रेसी के अगेंस्ट जाता है। डेटा को लोकलाइज करने का मतलब होता है कि हम, मान लो ट्विटर का ही है, तो ट्विटर का जो डेटा होगा, इंडिया का जो डेटा होगा इंडिया में रहेगा। तो अब वो एक ओवरऑल वर्ल्ड में, ट्विटर क्या चाहता है, लिबरल डेमोक्रेसी ओवरऑल वर्ल्ड की। और भारत चाहता है कि लिबरल डेमोक्रेसी इतनी भी नहीं होनी चाहिए, हमारी कंट्री डेटा हमारे पास होना चाहिए। यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है। ट्रेड में एक बैरियर की तरह काम करता है कहीं ना कहीं जो परवेसिवनेस ऑफ द इंटरनेट। परवेसिवनेस का मतलब होता है कि समथिंग विच इज़ वाइडली स्प्रेड। आप देखोगे
अमेज़ॉन है, अब वो एक कंट्री में तो नहीं है, मल्टीपल जगह कंट्रीज़ में, लेकिन अमेज़ॉन को हर कंट्री के रूल्स के अकॉर्डिंग खुद को मॉडिफाई करना पड़ता है, क्योंकि हर कंट्री चाहती है हमारी अपनी डिजिटल सॉवरेनिटी भी रहे। तो इन कंट्रीज़ को वहाँ पर एक ट्रेड बैरियर फेस करना पड़ता है, और ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से वहाँ के लोग रहते हैं, उनका खान पान होता है, उसमें भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। राइज ऑफ ट्रांसनेशनल नेटवर्क्स, तो जिस तरीके से हमारा जो ये नेटवर्क का एरा बढ़ता जा रहा है, इसके अंदर विश्व के स्तर पर कनेक्टिविटी बढ़ती जा रही है, हमें कुछ ऐसे कानूनी प्रोसीजर की ज़रूरत पड़नी पड़ेगी जहाँ पर इस स्प्रेड को, इस लिबरल डेमोक्रेसी जो वर्ल्ड की क्रिएट होने वाली जो एक ट्रांसनेशनलिज्म हो रहा है, इसको थोड़ा सा कंट्रोल, इसको रेगुलेट किया जाए, क्योंकि ये कल को नुकसान भी पहुँचा सकता है अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल चला गया तो भारत में डिजिटल सॉवरेनिटी को लेकर अभी तक क्या कुछ स्टेप्स लिए गए हैं? हमारे डिजिटल सॉवरेनिटी को लेकर के 3 पिलर्स हैं, हमारा विजन है 3 पिलर्स का। पहली बात तो कि जो डेटा होगा उसका हम लोग लेवरेज, उसका हम लोग फ़ायदा उठाएंगे ताकि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो, उससे हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो ना, और उसके ऊपर हम लोग थोड़ा रेगुलेटरी भी रखेंगे, थोड़ा नज़र भी रखेंगे, ओवरसाइट भी रखेंगे कि किस तरीके से दूसरी कंट्रीज़ के जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उसमें कैसे रोल प्ले कर रहे हैं। फिर हम उसको डोमेस्टिक पुश देंगे, अपनी जो इंडिजिनस कैपेबिलिटी है उसको बिल्डअप करेंगे, और उसके लिए हम लोग उसमें ये भी देखेंगे कि डिजिटल ट्रेड रूट्स में भी कोई नुकसान ना पहुँचे। लेवरेजिंग डेटा सिक्योरिटी इन बायलेटरल सिक्योरिटी डिस्प्यूट्स, 2 कंट्रीज़ के बीच में अगर कोई सिक्योरिटी डिस्प्यूट होगा, उसमें डेटा की सिक्योरिटी को लेकर क्या एडवांटेज लिया जा सकता है, इस पर भी भारत ध्यान रखेगा। अभी तक भारत ने इस पर 2 मेजर कदम लिए थे। आरबीआई ने सभी सिस्टम प्रोवाइडर्स को डायरेक्शन दी थी कि जितना भी डेटा होगा वो उसी कंट्री में स्टोर किया जाएगा जिस कंट्री का वो डेटा है। फिर पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, हालांकि ये डेटा प्रिवेसी को लेकर ही बिल है, लेकिन ये अभी तक पास नहीं हो पाया है, ये इट्स स्टिल स्टक इन द पार्लियामेंट, तो इसका वेट किया जा रहा है ये कब आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बिल होने वाला है। वे फॉरवर्ड हमारी क्या हो सकती है, हमें आइडेंटिफाई करनी है डिपेंडेंसी कहाँ का है, हम किस पर निर्भर कब कब हैं और हमारी कमज़ोरी कहाँ का है। तो कुछ एरियाज़ हैं इस रेस्पेक्ट के अंदर, जैसे क्लाउड और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर का एरिया हो गया, बिजनेस टू गवर्नमेंट डेटा हो गया, बिजनेस टू कंज्यूमर डेटा, 5G कनेक्टिविटी, AI कनेक्टिविटी हो गई। यहाँ पर हमको अपनी कैपेसिटी को डिफाइन करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें अपनी डिजिटल सॉवरेनिटी को और एनहेंस, मजबूत करना पड़ेगा, एम्पावर करना पड़ेगा, ताकि हमारा बहुत सारा ऐसा पोटेंशियल है जिसे हमने अभी तक टैप नहीं किया है, यानी कि अनएक्सप्लोर्ड डायमेंशंस ऑफ पोटेंशियल। इसके कारण जो है सिंगल मार्केट जो क्रिएट हो जाता है ना डिजिटल का, जैसे सिलिकॉन वैली हो गया, उससे हमें रिमूव करना पड़ेगा, हमें इसको डिस्ट्रीब्यूशन करना बहुत ज़रूरी है। उसके फ़ायदा क्या होगा, हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, हमारी एम्पावरमेंट बेटर हो जाएगी। इंटरनेशनली भी इंगेज करना पड़ेगा, पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, साझेदारी करनी पड़ेगी, कोऑपरेट करना पड़ेगा, तालमेल बैठाना पड़ेगा ग्लोबल लेवल के ऊपर दूसरे डिजिटल मार्केट के साथ भी। ऐसा नहीं कि हम अपने आप को ब्लॉक कर लेंगे, बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, हम एक रेंज तक, जहाँ तक हमारी कंट्री का नेशनल इंटरेस्ट को नुकसान ना हो वहाँ तक हम फ्रीडम देंगे, उसके बियॉन्ड नहीं। जहाँ हमें लगेगा हमारी कंट्री को नुकसान हो सकता है वहाँ पर हम चीज़ों को रोक देंगे। डेटा को लोकलाइज करना है, जिस कंट्री का डेटा उसी में सेव रहेगा, तो कहीं ना कहीं जो मिसयूज़ हो सकता है डेटा का, उससे हम बचे रहेंगे। अपनी कंट्री की यूनिटी, इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए डेटा का लोकलाइजेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है, ये 2 छोटे छोटे हैं, इसमें देख लेते हैं। चलो, तो CBI और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ED के जो चीफ हैं उनका ऑफिस अब 5 साल तक एक्सटेंड कर दिया गया है। CBI का टॉपिक हम लोगों ने लास्ट मंथ वाली मैगजीन अक्टूबर में पूरा पढ़ा था, पहला ही पॉलिटी का टॉपिक CBI का था। तो ये ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट की गई। प्रोमलगेट का मतलब होता है ऑफिशियल अनाउंसमेंट करना। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है कि ये फाइनल लॉ नहीं है, पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है, तो प्रेसिडेंट के थ्रू कोई भी जो मिनिस्ट्री वगैरह जो गवर्नमेंट होती है एक ऑर्डिनेंस पास करती है। अब इस ऑर्डिनेंस को विदिन 6 मंथ, जब भी, क्योंकि दो पार्लियामेंट के सेशन के बीच में 6 महीने का गैप होता है, तो जब पार्लियामेंट दोबारा सेशन में आएगा तब इसको दोबारा से पास करना पड़ता है, इसको एज ए लॉ में पास करना पड़ता है, अदरवाइज ये डिसॉल्व हो जाता है। तो उन्होंने एक ऑर्डिनेंस पास किया गया कि जहाँ पर CBI और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो चीफ्स हैं उनका एक्सटेंशन कर दिया गया। ध्यान रहे CBI जो है वो DPSC एक्ट के अंदर आता है और ये एक अटैच्ड ऑफिस है विद द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। आंध्र प्रदेश की असेंबली ने एक बिल पास किया था जहाँ पर उनकी जो पहले इंटेंशन थी आंध्र प्रदेश में कि वो 3 कैपिटल बनाना चाहेंगी। कुरनूल में जुडिशियल, यहाँ पर जहाँ इनका कोर्ट बैठेगा, लेजिस्लेटिव जहाँ पर इनकी स्टेट असेंबली होगी अमरावती में, और विशाखापट्टनम में जहाँ पर इनका एग्जीक्यूटिव कैपिटल रहेगा। तो अब इन्होंने इसको रिपील कर दिया, इन्होंने कहा कि हमें अब ज़रूरत नहीं है। तो कुछ फार्मर्स वगैरह थे अमरावती रीजन के, वो फाइट कर रहे थे इस 3 कैपिटल के डिसीजन को 700 डेज से। तो फेवर क्या था, उन्होंने क्यों कहा था कि हमको 3 कैपिटल्स चाहिए। ये टॉपिक ना हम लोग कर चुके हैं इसमें कवर, अब काफ़ी पहले टॉपिक जब इस शुरुआत हुई थी ना, इस टॉपिक को बहुत डिटेल में कवर कर चुके हैं। तो इसमें अपडेट ये है कि अब ये इन्होंने डिसॉल्व कर दिया। तो पॉइंट ये था, वो कह रहे थे कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेवलपमेंट है, ठीक है, और उसमें बेहतर, जब डेवलपमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगी तो ऐसा नहीं होगा कि मान लो अगर यही एक कैपिटल बना हुआ तो बाकी रीजन में डेवलपमेंट नहीं होगी। तो अगर हम 3 कैपिटल बनाएंगे तो इस एरिया की भी डेवलपमेंट होगी, इसकी भी डेवलपमेंट होगी, इसकी भी डेवलपमेंट होगी।
उन्होंने कहा फाइनेंशियली बहुत एफिशिएंट है, कैसे हम जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है कुरनूल और विशाखापट्टनम में ऑलरेडी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा है, उसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, हमें नया बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी नए एग्रीकल्चर लैंड के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए। प्लान्ड अर्बनाइजेशन हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों ने इसके अगेंस्ट में भी आर्ग्यूमेंट दिए। तो उन्होंने कहा था कि कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आएगी जब डिस्टेंस पे क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि जुडिशरी शुड ऑलवेज बी इन ए क्लोज कॉन्टैक्ट विद लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने अपने रीजंस होते हैं, बहुत सारे स्टेट्स होते हैं जिनमें डिफरेंट ये चीज़ें काम कर जाती हैं। तो उन्होंने कहा था कि अच्छा वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क की कमी है, वो नहीं हो पाएगा। और विशाखापट्टनम का जो रीजन है यहाँ पर जनरली साइक्लोन्स वगैरह आते रहते हैं, तो बार बार जो एग्जीक्यूटिव वाला एरिया हो सकता है उसको कुछ नुकसान पहुँच सकता है। तो एग्जीक्यूटिव जो डिसीजन लेंगे अगर उनको इस ऐसी किसी आपदा में फंस जाएंगे तो स्टेट को रूल करने में प्रॉब्लम आएगी। ऐसे और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर मल्टीपल कैपिटल्स काम करती हैं, और ये भी एक इशू है मल्टीपल कैपिटल्स का, इसमें खर्चा वगैरह बढ़ता है, कम होता है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर वाला भी था कि जम्मू में होती है इनकी वो विंटर वाली, श्रीनगर में समर वाली, ऐसे करके कई स्टेट्स हैं, हिमाचल प्रदेश का भी है, तो समर और विंटर के हिसाब से कैपिटल शिफ्ट कर लेते हैं इसलिए। अगर आपको ये माइंड मैप्स चाहिए मोर देन 600 टॉपिक्स के, करंट अफेयर्स में भी और स्टैटिक में भी, जैसे एक्सट्रेडिशन हो गया तो इसमें नोडल अथॉरिटी कौन होता है, उसमें बास टू एक्सट्रेडिशन क्या है, या फिर कोई रिसेंट अमेंडमेंट है, कोई नया बिल आया है, कोई नया एक्ट आया है, उनके कोई रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, उनमें चैलेंजेस क्या होते हैं, की एरियाज़ क्या होते हैं, या फिर कोई स्टैटिक का टॉपिक है जैसे अहोम किंगडम है, उसका सोसाइटी कैसे काम करता है, रिलीजन कैसे काम करता है, और उनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर हो गया, या फिर एग्रीकल्चर में नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, इसका मिशन क्या था, बेनिफिट्स क्या है, इनके चैलेंजेस क्या हैं, कंसर्न क्या है, गाइडलाइंस क्या हैं। तो डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड लिंक है, और आपको और सैम्पल्स देखने हो उसका लिंक भी उसमें टाइम स्टैम्प गिवन है डिस्क्रिप्शन में, यू कैन वॉच इट एंड डाउनलोड कर सकते हो। 600 से ज़्यादा माइंड मैप्स हैं यहाँ पर।